Assalamualaikum. And a very good morning to all Good of morning. you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News with me, Nadia Khan. So hey बस जोए बसन कैसे हो? अच्छा मैं कॉफी यार कॉफी वैसे वाकई कुछ ना कुछ है। मैंने दुनिया में कॉफी पी है जितनी अच्छी हमारे हमेशा होता है कि हमारे ऑफिस में इतनी अच्छी कॉफी नहीं होती या कोई बड़े वैसे नहीं, शोए नहीं। मारते हैं, लेकिन मैं आपको सच बताऊं बगैर मजाक के हमारी कॉफी इज द बेस्ट। जो गेस्ट आते हैं ना और हमने अपने बैरिस्टा को छुपाया हुआ है। साहिल की कॉफी जो है ना हम मिस करते हैं भाई। साहिल ले की आओ। कॉफी जो है बेस्ट है, तो और हमारे रॉबिन शो पे आप साहिल। आएं और आप हमारी कॉफी पिएं। हाँ। बैरिस्टा का ना पूछें कौन बना रहा है। क्या बात है? कैसा गुजरा भाई वीकेंड आपका? कैसा रहा? वीकेंड वाज वेरी नाइस एज यूजुअल माशाल्लाह। बिजी रहे हम लोग, एक शादी पे भी हम लोग जी, थे, साथ आप में, हमारी हाँ। टीम फैसल में हम लोग सब थे वहाँ। अच्छा एक मैं चीज़ मैंने नोटिस की, चलें वो बड़ी कमाल एआई से जी। रिलेटेड, और वो ये कि एआई बातचीत तो कर ही रहा है, आपके बड़े मसलों का हल बता रहे हैं। कमाल चीज़ होगी, मुझे एक परफ्यूम पसंद आया शॉप पे ना, मैंने तो तस्वीरें ले ली, मैंने एआई को दिखाया, कह रहे हैं हाँ ये बड़ा अच्छा है, ये वाली टाइप है सारा। मैंने उससे ऐसे पूछा, मैंने कहा सर चेक करो ये ओरिजिनल है नहीं, क्योंकि बहुत महंगा मिल रहा था 55-60,000। मैंने कहा चेक तो करें क्योंकि बाहर होते हैं महंगे। मैंने चेक कराया, उसने चेक करके कहा कि जी और भी पिक्चर्स भेजे। मैंने 2-4 और इसके एंगल से पिक्चर ली, उसने कहा ये फेक ये है। एग्जिस्ट नहीं करता। किस तरह पकड़ी रैपिंग, कि रैपिंग यहाँ से मोटी है यहाँ से पतली है, ये जो ये लिखा हुआ है ये बारकोड वगैरह से नहीं, जस्ट विद द पैकेजिंग ऑफ द परफ्यूम। उसने कहा ये फेक है। नहीं, और फेक ऐसा है कि किसी ब्रांड का फेक है ना। हाँ हाँ, टॉम फोर्ड। अरे तो ये तो बड़ा जबरदस्त काम किया है एआई ने। और इतनी बड़ी स्टोर के जहां आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये लोग जो है फेक, क्योंकि कीमत भी असली वाली थी, दुकान का भी बड़ा नाम है। मैं तो परेशान होगी कि एआई आपको ये बता सकता है कि एक परफ्यूम जो है फेक है या पता नहीं एआई क्या real क्या है। बता सकता है आपको। Oh, wow. ये तो नेवर एंडिंग सिलसिला। अच्छा खैर, अब शो पे क्या हमने बताना है लोगों इससे को? लोगों का भी पूछ सकते हैं एआई से तस्वीरें लेके इंसानों की कि ये मुश्किल है। फेक है, मुझे बेवकूफ बना रही है या बना रहा मुश्किल है, ये मुश्किल या काम है। ये कि मुझसे जो अच्छा है हमने loyal है। इंटरेस्टिंग सवाल किया, लेकिन इसमें हम बात करेंगे आगे चल के। बड़ा मुश्किल काम है वैसे। खैर, हम शो पे आपको बताना है हमने कुछ बैनुल-अक़वामी मामला, इंटरनेशनल अफेयर्स क्या चल रहे हैं। अच्छा, सबसे आम तरीन खबर तो यह है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान का दौरा कर रहे हैं, और इस मौके पर ईरान का दौरा हो रहा है जब आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानात, उनके वजीर दिफा के बयानात ये आ रहे हैं कि ईरान को, न सिर्फ ईरान को हम मुआशी तौर पर मफलूज कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, बल्कि ईरान के साथ जो मुल्क ताल्लुकात अपने बढ़ाएगा, इकोनॉमिक टाइज बढ़ाएगा या किसी भी किस्म का इकोनॉमिक कोई ताल्लुक रखेगा, तो उसको भी संगीन नताइज भुगतना होंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये दौरा है इस वक्त फील्ड मार्शल का, और इसमें बातचीत वैल्यू हुआ है ईरानी जो रुपी है, ये मतलब आई डोंट नो हाउ दे आर मैनेजिंग, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। लेकिन फिर भी देखें कि कितने मतलब रिस्पेक्ट से अपने मुल्क की बात करते हैं और कहते हैं नहीं जी हम अपना दिफा करेंगे बल्कि मुकाबला करेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ट्रेड और बायलैटरल ताल्लुकात, दो तरफा ताल्लुकात हमारे ईरान के साथ अच्छे हैं ही, तो उनको मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए और इस खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल इस दौरे में किया जाएगा। इसके साथ साथ एक खबर आपको और दे दें, बरतानवी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, बरतानवी अखबार रिपोर्ट कर रहा है कि अमरीकी अड्डे जो 4 दिहाइयों से यहाँ पर मौजूद थे मिडल ईस्ट में, तो बहुत भारी नुकसान हुआ है, हैवी नुकसान हुआ है, और वहाँ से तकरीबन वाइप आउट कर दिया है ईरान ने। जितनी क्लोज बिल्कुल उसमें थे ईरान के अटैक करने के लिए, तो वहाँ सारे अड्डे जो हैं वो काफ़ी हद तक नुकसान हो गया है। $5 अरब चाहिए अमेरिका को दोबारा से इनको रीबिल्ड करने के वो लिए। दोबारा करेंगे या नहीं, अब यही फैसला करना है, वो दोबारा नहीं करेंगे। अब इसराइल और उसके थोड़ी डिस्टेंस की तरफ जाएंगे। ना होना चाहिए और ना उनको करने देने चाहिए, क्योंकि मुल्कों का जो नुकसान हुआ है, जो ममालिक हैं जहाँ ये अड्डे थे, उनका कितना नुकसान हुआ, टूरिज्म में कितना उनको लॉस हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। होना तो ही ये नहीं सारे चाहिए। मामला हम डिस्कस करेंगे, और जंग के मामला क्या हैं, और पाकिस्तान और इंडिया की सूरत हाल की भी बात होगी। हमें ज्वाइन किया एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर? जी वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच नादिया साहबा, ज़ोएब आपने इनवाइट किया जी। थैंक यू। सर मुझे बताएं पहले, इस फील्ड मार्शल के दौरे की बात करते हैं। बहुत ही ऐसा क्रूशल वक्त भी है, टाइमिंग के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के हवाले से भी, फिर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात की रोशनी में ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, टाइमिंग भी है, और क्रूशल इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ईरान का भी एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस या कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ अमेरिका एक इकोनॉमिक सैंक्शंस की तरफ जो जा रहा है, वो हैरानकुन तो ज़रूर है, लेकिन ज़ाहिर है नुकसान होगा। हैरानकुन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो इकोनॉमिक आपको सैंक्शंस होते हैं या स्ट्रैंगुलेशन आप करते हैं किसी मुल्क की, वो जंग से पहले करते हैं। यानी जंग बिल्कुल आखिरी ऑप्शन होता है। अगर ये इकोनॉमिक ट्रायंगुलेशन से और इनको जिस तरह कॉर्नर किया जा रहा है सैंक्शंस वगैरह से, अगर हो सकता तो फिर आपने $38 बिलियन की जंग क्यों लड़ी है? पहली बात, पूरी दुनिया को हॉस्टेज रखा आपने पिछले 6 साढ़े 6 महीनों से। तो ये रिवर्स सीक्वेंस में हुआ है। बट एनीवे,
जो दौरा है मेरा ख्याल है वो इस वजह से किया जा रहा है कि ईरान को ये बावर कराया जाए कि उसके पास जो लीवरेज या बार्गेन का टाइम इज रनिंग आउट। और रनिंग आउट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दुनिया ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ बड़ी जल्दी से जा रही है। जाहिर है पहले ही चाइना के पास बहुत बड़ा स्टॉक है, पहले ही उनका शेंडोंग जो रिफाइनरी है वो अगर सैंक्शन लगा भी दे तो कई महीने उनके पास ऑयल है अभी भी। दूसरा कोरिया, जापान, इंडिया और ख़ास तौर पर जो वेस्ट है वो ऑल्टरनेट सोर्स पर जा रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज का एक लीवरेज सबसे ज़्यादा जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो वो एडवांटेज एक लिमिटेड टाइम पीरियड के साथ है। दैट मीन्स उसकी एक्सपायरी डेट है। मैं वजह इसलिए बता रहा हूँ कि जाम्बू एक जो पोर्ट है रेड सी में सऊदी अरब की, वो 2 मिलियन बैरल रोजाना करता था एक्सपोर्ट सऊदी अरब वहाँ से रेड सी के जरिए, वो तकरीबन 4.5 मिलियन इस वक्त हो रहा है और वो 7 मिलियन डॉलर पर बैरल पर ले जाना चाहते हैं। 7 मिलियन बैरल का मतलब ये है कि उनकी स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। इसी तरह फुजेरा है, यूएई कर रहा है उस पर काम के ऑल्टरनेट सोर्स जस्ट शॉर्ट ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, दैट मींस स्टेट ऑफ हॉर्मोज ब्लॉक होने का यूएई पर लॉन्ग टर्म में फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है हमारे फील्ड मार्शल साहब यही कहने गए होंगे कि आपको एक कन्वर्ट कर लेना चाहिए, आपका जो लीवरेज है उसकी एक्सपायरी डेट के बाद आपको शायद उस तरह फायदा नहीं होगा। जी सही बताइएगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है, लेकिन साथ में टर्की और इजराइल का वो भी कॉन्फ्लिक्ट आपको बड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। जी, जो सीरिया में जो अटैक किया है बुनियादी तौर पर इजराइल ने, वो बहुत खतरनाक है। वो डायरेक्ट इस वक्त टर्किश को इंगेज तो नहीं किया है, लेकिन रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि टर्किश डेलीगेशन ने वहाँ विजिट किया था अल दहूर बेस जो है, और वो तकरीबन 40 किलोमीटर टर्किश बॉर्डर से है और तकरीबन 320 किलोमीटर है जो गोलान की पहाड़ियों पर इजराइल का कब्जा है। इन्हीं दोनों से ज्योग्राफी का इतना फर्क है। अब इजराइल की जाहिर है ग्रेटर एक्सपेंशन के जो डिजाइन हैं ग्रेटर इजराइल के, वो उसके लिए वो चाहता है कि सीरिया इनस्टेबल रहे या फ्रेगमेंटेड रहे या डिवाइडेड रहे। उसकी प्रायोरिटी ये है कि जितना ज्यादा एक यूनिटी ऑफ कमांड होगा, स्टेबलाइजेशन सीरिया में होगी, उसके डिजाइन को उतना ही नुकसान पहुंचेगा इजराइल के। इस वक्त क्योंकि फ्रेगमेंटेड है और तुर्की हेल्प कर रहा है सीरिया को स्टेबलाइज करने की, उनकी एक गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी का भी एक क्वेश्चन मार्क होते हैं, उसकी वजह से तुर्की की इंटरेस्ट ये है कि जितना सीरिया स्टेबल होगा उतना बफर जोन ज्यादा बेहतर होगा बिटवीन इजराइल एंड तुर्की। और आपने नोट किया होगा कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट तुर्की को थ्रेट किया जाता है इजराइल की तरफ से कि नेक्स्ट तुर्की का निशाना होगा। तुर्की ने भी ये रियलाइज किया है कि आने वाले वक्तों में जब भी अमेरिका के पास चॉइस हुआ और अगर कंपल्शन हुई कि इजराइल का साथ देगा या तुर्की का, तो वो जाहिर है इजराइल का साथ देगा। हालांकि तुर्की नेटो का अहम मेंबर भी है और सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री ट्रूप्स भी हैं उसमें इसके, लेकिन मुज़ाकरात भी हो रहे हैं सर, अब मुज़ाकरात हो रहे हैं, आला वफ्द के मुज़ाकरात हो रहे हैं इस मामले को लेकर, शामी और इसराइली, और उसको मीडिएट करा रहा है अमेरिका। जी, वो बुनियादी तौर पर इसीलिए करवा रहा है क्योंकि कन्फ्रंटेशन अगर बढ़ गई तो अमेरिका और ज्यादा एक्सपोज हो जाएगा कि अमेरिका ने वंस अगेन इजराइल का साथ दिया है। तो वो मेरा ख्याल है चाह नहीं रहा कि तुर्किश फोर्सेस चाहे वो फाइटर जेट्स इंगेज करें, बिकॉज अभी बेयरली अवॉइड किया गया है, लेकिन अगर कोई एस्केलेशन हो जाती है तो अमेरिका एक दफा फिर वेस्ट को, खासतौर पर नेटो को और अरब मुल्कों को ये मैसेज देगा, जैसे मैंने कहा कि ना वो इधर काम खत्म कर सका है अपना, ना वो इजराइल को बात रख सका है, और ना ही जाहिर एक्सपेंशन डिजाइन रोक सका है। तो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी और कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी इस खत्ते में। और जी सही, बांग्लादेश का भी जरा थोड़ा उस पर भी बताइएगा कि 2 दफा तो उनको इनवाइट आया है इंडिया की तरफ से, जो उनके प्राइम मिनिस्टर ने रिजेक्ट किया है, और बांग्लादेश का ये कि वो ज्वाइन कर रहे हैं इस मुस्लिम नेटो को, तो उसके बारे में भी बताइएगा प्लीज़। जी, खुशाइंद है, एक नेचुरल वैक्यूम क्रिएट हुआ है, खास तौर पर जो सीना वाजिद जब से एग्जिट किया है उन्होंने, वो एक ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा इंडिया के साथ हुआ है जो 16 साल तक बहुत ज्यादा रहा था। और फिर हमने देखा कि जिस तरह उन्होंने एस्केप कराने में हेल्प किया इंडिया ने, और उसके बाद उनको रखा, और फिर पिछले दिनों को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा दी, पब्लिक में भी ले आए, और ये भी प्लान किया कि वो वापस जाने का इरादा रखती हैं। तो जाहिर है बांग्लादेश के लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो एक नेचुरल वैक्यूम तो है, एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी इंडिया की वजह से बांग्लादेश को है। अच्छा। तो वो अगर कन्वर्ज करते हैं ये खुशाइंद है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कहीं इंडिया एक जिसको कहते हैं ना बिडिंग या एक लीवरेज या इंसेंटिवाइज ना बांग्लादेश को कर दे, ये कह के कि अगर आप उधर ना जाए तो, क्योंकि इंडिया तो बहुत कोशिश कर रहा है, इजिप्ट भी इसीलिए दरमियान में वेट एंड सी मोड में है, और बहुत सारे मुल्क वेट एंड सी मोड में, क्योंकि इंडिया, इजराइल, इवन यूएई कुछ मुल्कों को कन्विंस कर रहा है कि आप इस मुआहदे में ना जाएं, हम एक ऑल्टरनेट या आपको एक सपोर्ट करेंगे।
तो बांग्लादेश का देखना पड़ेगा कि किसी तरीके से वो लेवर ना दोबारा हो जाए, ये मेरा क्वेश्चन है। सही। अच्छा सर, फील्ड मार्शल के दौरे की थोड़ी सी बात करते हैं। एक तो आपने कह दिया कि ईरान को ये मैसेज देने गए कि भाई आपके पास बार्गेनिंग पावर अब कम रह गई है और वक्त भी निकलता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो मैं डोनाल्ड ट्रंप के बयानात और उनके वजीर दिफा के बयानात हैं, पाकिस्तान तो वैसे ही हमारे टाइज तो ईरान के साथ हैं, ट्रेड तो हो रहा है किसी, और हम इस ट्रेड को बढ़ाना भी चाह रहे हैं। तो अगर यही कैफियत रहती है और यूएस प्रेसिडेंट प्रेस करते हैं, दबाव डालते हैं कि नहीं नहीं आप सब सारे हर जो मुल्क कर रहा है ताल्लुकात ख़त्म कर दे, पाकिस्तान क्या करेगा ऐसी सिचुएशन में, और कैसे ईरान को हम कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं? मेरा तो ख्याल है ज़ुहैब, अभी जितना हमने कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान को डिविडेंड्स मिलने चाहिए थे, कोई हम कंपनसेशन नहीं चाह रहे, लेकिन डिविडेंड्स का मतलब ये है कि हमने कंट्रीब्यूट किया। हमारे नेबरहुड में दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत है जिसके पास ऑयल और गैस है ईरान की शक्ल में, लेकिन आप देखिए हम सैंक्शंस और इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से वो पाइपलाइन नहीं बिछा सके, आज तक उसको कंटिन्यू नहीं कर सके। तो मेरा तो ख्याल ये था कि वो होनी चाहिए थी, हमें वो बेनिफिट मिलने चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान तो शायद अभी भी अबाइड बाय कर ले बिकॉज ऑफ क्लोज टाइज विद अमेरिका। लेकिन मेरा ख्याल है दुनिया में जो प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिकन हुकूमत का जो इन्फ्लुएंस था वो फरवरी 2026 से पहले वाला इन्फ्लुएंस नहीं रहा, ये पीस बोर्ड वाला इन्फ्लुएंस नहीं रहा जो जिस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस चीज को बुलाया वो आ गया, जिसको रोका वो रुक गया। मेरा ख्याल है ये चीजें बहुत चेंज हो चुकी हैं। तो आई थिंक देखना ये पड़ेगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप कितनी डिमांड करते हैं, कितनी सीरियस, लेकिन मेरा ख्याल है ये फिजल आउट होगा। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया पहले ही बड़ी प्राइस दे चुकी है अमेरिका की इस जंग की, जो वॉर ऑफ चॉइस थी अमेरिका के लिए, दूसरों के लिए वॉर ऑफ कंपल्शन बन गई, और 6 महीने से दुनिया नहीं 8 अरब लोग दुनिया के वन वे और दी अदर सफर तो कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, हर मुल्क अपना अपना इंटरेस्ट अब जरूर देखेगा। हाँ ये जरूर है कि जिनका लीवरेज अमेरिका का ज्यादा है उनको ज्यादा प्रेशर कर पाएंगे, और बाकी जो नेटो यूरोप का तो पहले ही आपने देख लिया वो डिफाई करते आ रहे हैं। तो व्हाट अबाउट चाइना से, क्योंकि चाइना से बहुत इफेक्ट होता है, और चाइना अगर नहीं इन सैंक्शंस को एक्सेप्ट करेगा, बिजनेस करता रहेगा ईरान से, तो यूएस फिर क्या करेगा चाइना के साथ? मैं उससे लिंक करना चाहूंगा नादिया साहिबा, जो आपको याद होगा प्रेसिडेंट ट्रंप ने आते ही टैरिफ बहुत बढ़ाया था चाइना के ऊपर, फिर उनको बैक ऑफ करना पड़ गया था क्योंकि चाइना ने सिर्फ सिंपल काम किया था। उसने कहा था अच्छा ठीक है हम रेयर अर्थ मिनरल की जो सप्लाई है वो आपको रोक देते हैं या उसको उस पर हम टैरिफ लगा देंगे। रेयर अर्थ मिनरल का 60% वैसे ही चाइना में पाया जाता है और दुनिया की 90% प्रोसेसिंग वहाँ होती है, और रेयर अर्थ मिनरल कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल होती है, वो होती है बुनियादी तौर पर वेपन बनाने में ज्यादातर, और सबसे बड़ा वेपन मैन्युफैक्चरर आर्मामेंट बनाने की इंडस्ट्री जो है वो अमेरिका में है, तो उनकी इंडस्ट्रीज कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। और अब देखें जब अमेरिका ने इतना ज्यादा असला डिप्लीट कर दिया है तो उसको तो बहुत ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल की जरूरत है, क्योंकि उसने डेवलप करनी है दोबारा, वही स्टॉक पाइल डेवलप करना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका एक हद से ज्यादा चाइना को फोर्स कर सकेगा, और जाहिर है काउंटर करने के लिए उसको फिर कहीं और कॉम्प्रोमाइज अमेरिका को खुद करना पड़ेगा, और चाइना की बहुत बेहतर पोजीशन है इस वक्त एज कंपेयर टू लास्ट जब जंग शुरू हुई। सर ये वॉर सिनेरियो पे आप बहुत, आपका तज्जिया जो है जंग के दौरान भी है बड़ा ज़बरदस्त और आपकी महारत है। ये जो बरतानवी अखबार लिख रहा है सर कि अड्डे तकरीबन वाइप आउट कर दिए हैं ईरान ने, ये कैसे, वेपनरी इतनी ज़बरदस्त है उनकी, या स्ट्रेटेजिक कोई लोकेशन उनकी ऐसी है, अड्डे उनकी रेंज में हैं, मसला क्या है? $5 अरब अगर दोबारा उनको बनाने अड्डों को तो लगेंगे यूएस के, बता रहा है बरतानवी अखबार। इसको जरा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? जी 19 के करीब बेसिस यहाँ पे अमेरिका के थे, और जाहिर है ईरान ने पीस टाइम में यानी जंग से पहले ही जब ये थ्रेट कर रहे थे अमेरिकन, उन्होंने सैटेलाइट पिक्चर्स के जरिए अपनी टारगेटिंग स्ट्रेटजी क्लियर कर ली थी। जब उन्होंने टारगेट किया उसके बाद इतनी ज्यादा उनकी ह्यूमन कैजुअलिटीज तो इसलिए ही नहीं हुई कि उन्होंने मोस्टली होटल में लोगों को शिफ्ट कर दिया था, जिनको उन्होंने इवन होटलों में आपको याद होगा निशाना बनाया था ड्रोन से। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट इस हद तक तबाह हो चुका है कि वो ऑपरेशनल नहीं है। अगर वो नॉन ऑपरेशनल है और जो 5 बिलियन जो आप कह रहे हैं कि वो उतने लगेंगे, लेकिन लगेंगे तब जब ईरान की तरफ से दोबारा श्योरस होगी, उसको कोई इंसेंटिवाइज कर दिया जाएगा या एक वॉर ट्रॉफी दे दी जाएगी, तो तब ये अमेरिका इधर इन्वेस्ट कर सकता है। वरना तो आप ना क्रेन भेज सकते हैं ना बिल्डोजर भेज सकते हैं, स्ट्रक्चर कैसे डेवलप करेंगे जब तक आपको ये पता हो कि ईरान दोबारा हमला न कर दे। तो एक हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस ईरान से होगी तब होगा, और वो भी डिपेंडेंट होगा क्योंकि अरबों ने रियलाइज किया है कि ना अमेरिका ने ना अपना काम यहाँ खत्म किया और ना हमें प्रोटेक्ट किया, यानी हाफ वे डाउन वो छोड़ के चलेंगे। अब देखना ये होगा कि इन अड्डों की वायबिलिटी
मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से रह भी गई है कि नहीं रह गई, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो कंफर्ट लेवल तो रहा नहीं है वो मिडिल ईस्ट मुल्कों का जिनको अमेरिका ने दिफा करना था। तो अमेरिका को वो जरूर क्वेश्चन करेंगे कि इन अड्डों को अगर आप रिवाइव कर भी लेते हैं, अगर ईरान आपको इंसेंटिवाइज करने के बाद बनाने भी देता है, तो आने वाले वक्तों में क्या गारंटी है कि अमेरिका यहां से उनको प्रोटेक्ट करेगा। बिल्कुल सही है। तो सर ये पता है कि ये जो अब कॉन्फ्लिक्ट है इसको कहाँ जाते हुए आप देख रहे हैं, बॉम्बिंग का जवाब तो बॉम्बिंग से ईरान ने दिया, लेकिन इकोनॉमिक फाइनेंशियल प्रेशर जो है उसका जवाब जो है वो ईरान कैसे देगा? मेरा नहीं ख्याल ये कारआमद होगा। उसकी वजह मैं अर्ज कर देता हूं। देखिए, जब भी आप सैंक्शंस लगाते हैं तो बुनियादी तौर पर आप लोगों के खिलाफ लगाते हैं, जो तकरीबन 20 साल से ईरान के लोगों के खिलाफ लगी हुई हैं। और ये वही ईरानी लोग हैं जिनको आपने कुछ अर्सा पहले 6 महीने पहले कहा था कि हुकूमत टेक ओवर कर लें, हमने बमबारी करके आपकी लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया है, तो संभाल लें आके। तो लोगों ने नहीं संभाली हुकूमत और वो उन्हीं लोगों पर बाद में बमबारी की गई, उन्हीं को अब सैंक्शंस लगाई जा रही हैं। देखिए नादिर साहब, जो सैंक्शंस होती हैं वो डुअल एज होती हैं, उनका एक फायदा भी होता है हुकूमत को जिसके खिलाफ लगाई जा रही होती हैं। जो भी कौम जिस पर आप सैंक्शन लगाते हैं, जाहिर है वो क्राइसिस होते हैं, एक तो एक एलिमेंट ऑफ यूनिटी आ जाता है। आपको लगता है कि हमारा दुश्मन हमें स्ट्रैंगुलेट कर रहा है तो अब हम नहीं करने देंगे। दूसरा एक और फायदा भी होता है, जो आपकी मिस गवर्नेंस होगी, जो मिस मैनेजमेंट होगी, मैं ईरान की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, तो जो गवर्नमेंट की जो शॉर्टकमिंग्स होती हैं, जो लोगों की तवक्कुआत आप ना पूरी कर सकें, तो आप लोगों को जस्टिफाई करने में कामयाब हो जाते हैं कि जो आप पर हार्डशिप है, जो आप पर बुरा वक्त आया हुआ है, ये तो सैंक्शंस की वजह से है, चाहे ना भी हो। तो आई थिंक एक और एलिमेंट ऑफ यूनिटी आ जाता है। तो एक और जिसको कहते हैं ना फेस सेविंग हुकूमत को मिल जाती है कि अगर सैंक्शंस हैं, अगर हमारे पास अच्छा वक्त नहीं है, हमारी इकोनॉमी खराब है, हमारी एक्सपोर्ट नहीं हो रही, हमारी करेंसी गिर रही है, हमारी जॉबलेसनेस है, वो तमाम की तमाम अमेरिका की वजह से। तो ये तो कभी कभी हुकूमतों को फायदा भी हो जाता है। तो आई थिंक अमेरिका को देखना पड़ेगा, जो मैंने शुरू में अर्ज किया कि इन्होंने अदर वे राउंड किया है। सैंक्शंस हमेशा पहले से शुरू की जाती हैं, मीनिंगफुल अगर कर पाए तो जंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर जंग से आप नहीं मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल कर सके तो अब आप कह रहे हैं कि हम अब सैंक्शन लगाएंगे। ये सीक्वेंस ऑपोजिट है और ये पोजीशन ऑफ वीकनेस शो करती है। सही, बहुत शुक्रिया एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, आपने वक्त दिया हमें। और तमाम ही पहले बात है, वैसे आपकी नज़र है अब कितनी हर खबर पे नजर है, खबर पे नजर बिल्कुल न्यूज़ शो कर रहे हैं। पहले शायद इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब तो वैसे मुझे लगता है सबको ही पता होना चाहिए क्या खबरें चल रही हैं, मामला दुनिया में चल रहे हैं, पाकिस्तान में क्या चल रहे हैं, लेकिन अब तो बड़ा इंटरेस्ट है ना। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। साथ देखें ना, बैठे भी कौन सी शख्सियत हैं, फिर मसला हो जाता है ना जरा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ये बहुत सताइश बाह भी अभी जारी रहेगी हमारी। एक ब्रेक लेते हैं, राइज एंड शाइन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और शॉपिंग जितनी भी कर लें, लेकिन कभी कभी होता है ना, लाखों भी खर्च कर लें, जो फ्री की मिलती है ना, उसमें 1000 की आइटम या 100 रुपए का जो गिफ्ट मिलता है, उसका मजा ही कुछ और है। 5000 की शॉपिंग इसलिए होती है कि वो 500 रुपए का फ्री कुछ गिफ्ट मिल रहा है। हाँ, स्क्रैच कार्ड मिल गया, उस पर भी हम खुश हो जाते हैं। कुछ तो मिले, कोई टेस्टर्स मिल जाए, कुछ छोटा सा पाउच मिल जाए, लेकिन फ्री की बात ही कुछ और है। क्यों बात कर रही हैं आप, ये बताएं ना, वो वजह होती है हर बात की। बिल्कुल, अब ये जबरदस्त गिफ्ट हमें मिला क्योंकि गूगल का जो ऑफिशियल ऑफिस जो है वो पाकिस्तान में माशाल्लाह ओपन अप हो गया। और गूगल की तरफ से जो है स्टूडेंट्स के लिए 1 साल के लिए जो गूगल AI प्लस नॉट प्रो प्लस जो है वो जो आपकी सब्सक्रिप्शन है फॉर स्टूडेंट्स, वो 1 साल के लिए फ्री है। लेकिन उसके साथ आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बड़ा ज़रूरी है कि आपके पास एक कार्ड ज़रूर हो, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, पेमेंट एक प्लान, जो भी आपका मेथड हो, क्योंकि वो आपसे वो डिटेल लेगा। तो कार्ड तो किसी का चाहिए, स्टूडेंट वैलिड कार्ड हो, और 31 दिसंबर से पहले आप साइन अप कर लें। ये डिटेल्स तो हैं। 1400 रुपये का आपको फ़ायदा हो रहा है हर महीने, जो कि आपको सब्सक्रिप्शन में पे करना पड़ेगा। तो इसलिए दैट्स फॉर फ्री। स्टूडेंट्स शाबाश, 1 साल के लिए फ्री। क्या बात है। तो हमें ज्वाइन किया, कुछ मजीद डिटेल्स भी लेते हैं गूगल ऑफिस। और ये करेगा क्या, बिल्कुल कितनी बेनिफिशियल क्यों है। बिल्कुल ऐसे ही है, स्टार्टअप्स में, फ्रीलांसर्स के लिए, और डिजिटल मईशत को कितना फायदा देगा। तो ये सारे सवाल आते हैं, हम जानेंगे। हमें ज्वाइन किया सैयद असफर हुसैन साहब ने, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं NIC कराची के। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग असफर साहब। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी सर। इसको कितनी, थैंक्स सर, कितनी बड़ी पेशरफ इसको कहा जाएगा सर, गूगल ऑफिस, या फिर सही है बस ठीक है एक ऑफिस है, सारी दुनिया में है, यहाँ भी कायम हो गया इसका? नहीं, गूगल जाहिर है हम सब जानते हैं कि दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक है और टेक सेक्टर की बहुत ही रेलेवेंट, बहुत ही मेजर कंपनी है।
बहुत ही खुशाइंद है पाकिस्तान के बेशक, लिए, पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के लिए, पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब ये शुरू होगा तो उसके साथ साथ जिस तरह भी आप लोग प्रोमो में बता रहे थे, ना सिर्फ जेमिनाई क्रेडिट्स हैं इसमें, AI का भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट बना रही है और उसमें भी एक गूगल की इनपुट होगी। इसके साथ साथ गूगल के क्रेडिट्स होते हैं, क्लाउड क्रेडिट्स होते हैं, हम जानते हैं कि वो कितना अहम होता है एक बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। क्रोम बुक की असेंबली कर रहा है गूगल पाकिस्तान में गवर्नमेंट के साथ NRTC के इश्तराक से। तो इस तरह के काम, और ये जो टीम है ये ख़ास तौर पे गूगल ऐप्स की जो टीम होती है, जो गेमिंग की टीम है, तो इससे सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि सारा इकोसिस्टम कवर हो रहा है। जहाँ स्टूडेंट्स टारगेट हो रहे हैं वहाँ गेमिंग डेवलपमेंट के लोग इससे मुस्तफीद होंगे। हाँ, तो और अक्सर सबसे अहम चीज़ इनको क्या अट्रैक्शन नजर आई पाकिस्तानी मार्केट में, ये भी बताएं। और इनका स्टाफ क्या फॉरेनर्स होंगे जो आएंगे यहाँ चलाएंगे, या हमारे ही लोग जो हैं इनके ऑफिस में जो हैं वो रिक्रूट होंगे? जी। अच्छा, सो इनको जाहिर है पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क है। अब पाकिस्तान की जो पोटेंशियल है और हम ये जानते हैं 60% से ऊपर यंग जनरेशन है, जेन ज़ी है, अल्फाज है, सारा काम अब यहाँ होना है इंशाल्लाह। और इसको ये देखते हुए पाकिस्तान एक हाई पोटेंशियल मार्केट है। पाकिस्तान में बहुत बड़े लेवल पे गेम डेवलपमेंट होती है। पाकिस्तान के जब मैं अभी ये क्लाउड क्रेडिट्स की बात कर रहा था, तो यहाँ से बहुत सारा टेक्नोलॉजी का काम होता है। तो ये हाई पोटेंशियल मार्केट तो हमेशा से एक अलग रीजन से पाकिस्तान को चलाना और पाकिस्तान में ऑफिस होना और फिर इवेंचुअली पाकिस्तान में इंजीनियरिंग टीम्स होना, एक और बड़ा ऑफिस बना देना, जो हमने अपने नेबरिंग कंट्रीज में देखा है, ये पहला स्टेप होता है। इसके बाद जाहिर है जब मार्केट पोटेंशियल बढ़ता है तो उसके बाद रोजगार भी बढ़ता है। आप जैसे कह रही थी कि नहीं, गूगल की टीम अभी जो करंट टीम है उसमें पाकिस्तानी हैं, बहुत होनहार लोग हैं, हम जानते हैं उनको जो टीम में होंगे। कराची में ऑफिस है इसका और एक बहुत अच्छी टीम है जो पाकिस्तान में। जी। अच्छा, कराची में सब ऑफिस इसका है? जी, कराची में ऑफिस। जी। अच्छा, मुझे बताएं कि जितने भी टेक की दुनिया के बड़े बड़े जायंट्स हैं, तो इसका मतलब उनको भी वो भी इस तरफ पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा कोशिशें करते रहते हैं लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती नहीं है उस तरह। तो इस ऑफिस से आप समझते हैं कि दुनिया की तवज्जो इस तरफ पाकिस्तान की तरफ आएगी? देखिए, बिल्कुल आएगी। मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। अगर हम एक आम स्टार्टअप भी किसी से पूछते हैं ना कि अगर आपने प्लेटफॉर्म अपना या टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म किस पे बनाना होता है, तो जब भी कोई कहता है कि मैंने गूगल पे अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है, तो वो आगे से इन्वेस्टर भी अश्योर होता है कि ये एक अच्छी चीज़ पे बन रहा है। प्लेटफॉर्म 3-4 ही बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो क्लाउड क्रेडिट्स के होते हैं। जाहिर है जब एक बड़ी कंपनी के आने से दूसरी कंपनीज में भी इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट पहले भी है, लेकिन यहाँ पे आके एट द हाईएस्ट लेवल प्राइम मिनिस्टर साहब का, मिनिस्टर साहिबा का, पूरे एक इकोसिस्टम का इसको सपोर्ट करना और तमाम इदारों का इसको सपोर्ट करना, ये बहुत अहम होता है। इससे दूसरे बिजनेसेस जो खासतौर पर इंटरनेशनल बिजनेसेस जो हम सब जानते हैं, हाउस होल्ड नेम्स हैं, उनके आने का है पाकिस्तान में, उनका बिजनेस बढ़ाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। तो हमारे लिए तो ये बहुत ही एक अच्छी खबर है। नहीं, बिल्कुल। मतलब गूगल के ऑफिसेस कहाँ हैं और आप चेक करते हैं पाकिस्तान में भी है, बड़ा अच्छा लगता है। इतनी बड़ी रिस्पेक्ट है आपके मुल्क के लिए। आप ये बताएं, ये जो फ्री गिफ्ट की अब हम जरा हम बात करते हैं, 1 साल के लिए गूगल AI प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री फॉर ओनली स्टूडेंट्स, और इसका फायदा क्या होगा जरा ये भी बताइएगा। देखिए, क्रिएटिविटी लेवल और उनकी जो शुरू का एक्सपेरिमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जाहिर है अब तो कोई भी एक काम तो हो नहीं रहा है। फ्रॉम एक क्रिएट करने के लिए डिफरेंट स्केचेस टू असाइनमेंट्स टू कंटेंट, हर चीज़ हो रही है इस पर। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं तो हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि हम इवेंचुअली उससे, और अब तो इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए लोग ऐप्स बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, वायर फ्रेम कर रहे हैं, सारी वो चीज़ें कर रहे हैं जो कि एक आगे चल के आप प्लेटफॉर्म्स बना सकते हैं। तो जो शुरू में जब ये फ्री क्रेडिट्स मिलेंगे तो एक बहुत सारे नॉन टेक्निकल
या नॉन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स भी जो हैं वो भी मुस्तफीद होंगे। टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स तो होंगे ही होंगे। ये किस तरह की आदत लग जाएगी, मतलब किस तरह आसानी क्या होगी उनको, ये बताएं कि इससे क्या काम वो कर सकते हैं जो नॉर्मल गूगल सर्च से नहीं, या नॉर्मल आप इसके फ्री जेमिनाई से नहीं, इसमें क्या है ऐसा? इस पैकेज में 1400 इसकी प्राइस है, तो वो फ्री मिल रहा है, तो मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ उसमें? अच्छा जी, इसमें जो अहम चीज है जो हमें देखनी है वो ये देखनी है कि इनकी सलाहियत इससे बढ़ेगी, क्योंकि जाहिर है सिर्फ आप किसी भी टास्क को ये नहीं देखते कि उसको इजी कैसे बनाया जा सकता है, बल्कि आप क्रिएटिवली और अच्छा भी सोच सकते हैं। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म सोच सकते हैं, उनके बारे में आप टेक डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम बन जाता है इससे, और जाहिर है जब फ्री होगा तो एक्सपेरिमेंटेशन ज़्यादा होगी, उसकी एडवांस आप यूसेज करेंगे। तो ये दिस इज वेरी। सर मुझे एक चीज़ बताएं, मुझे जेमिनाई से मैंने पूछा फ्री वर्जन से कि जी परफ्यूम फेक है रियल, उसने मुझे बताया विद प्रूफ, तस्वीरें सिर्फ शेयर की हैं, उसने कहा फेक है ये, उसको और रैपिंग से पकड़ा, उसको रैपिंग का खौफ भी आ रहा था, पता है, खुशी भी हो रही थी, डर भी लग रहा था। तो ये कैसे इस चीज़ों को पकड़ा है कि जिसकी रैपिंग, ये देखें आप, ये मोटा है, ये लिखा हुआ ब्लीड कर रही है, लाइन कलर, हैरत अंगेज बात है। इट इज वेरी स्ट्रेंज। देखिए ये मॉडल्स, इसमें LLM मॉडल्स और मॉडल्स जो हैं वो लर्न करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यूजर जनरेटेड कंटेंट से भी, और जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन भी होती है उससे वो लर्न करते रहते हैं। आपके मुताबिकत से भी वो बात करता है आपसे, जैसे आप अपनी प्रोफाइल जब सेट करते हैं उस हिसाब से भी बात करता है वो। और बहुत दफ़ा जो इंफॉर्मेशन जाहिर है जो वेब पे होती है, उस इंफॉर्मेशन को भी आपके लिए आपके हिसाब से सॉर्ट करके देता है। जाहिर है जो मॉडल और इंफॉर्मेशन जो डेटा है वो उतना ही अच्छा है जितना उसको प्रोवाइड किया गया है। डेटा कोई हटके नहीं है, अलग से नहीं है, डेटा की जो जाहिर है कोई कहीं और से नहीं आ रहा है, तो वो डिफरेंट स्टडीज भी आती हैं। और अगर आप गौर कर रहे होते हैं जब वो एनालाइज कर रहा होता है इंफॉर्मेशन, तो वो डिफरेंट सोर्सेज भी आ रही होती हैं। ओरिजिनल की भी उसके पास फोटोज होंगी, उसकी डिटेल होगी, इंफॉर्मेशन होगी, उसने कंपैरिजन फौरन किया और आपको बता दिया। बहुत शुक्रिया अजमल साहब, आपने वक्त दिया हमें। और एआई पे तो शुक्र है सुहेब, मैं तो कह रही हूँ हमने पढ़ाई कर ली, शुक्र है। इतने क्या प्यारे दिन थे, मैट्रिक करके आराम से FA BA करके हम तो सॉर्ट आउट हो गए। लेकिन ये जो आजकल के बच्चे हैं इनके लिए बहुत पढ़ाई आते हैं भाई, कि हम पेपर्स दे रहे हैं और इंक खत्म हो गई, हाँ टाइम निकलता है। मेरा भी ऐसे ही होता था कि कोई एग्जाम में मसला हो गया। मसला, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं जाएगा नहीं राजेश। वेलकम बैक। एक और बड़े दिनों बाद खेल कूद पे आज बात करें। क्रिकेट का क्या सीन है भाई? क्रिकेट का क्या सीन है आपको पता है? ज़रा आप बोलना बताना नहीं चाह रही, कहना नहीं चाह रही, बहुत बुरी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही है। पता मुझे, नो आइडिया इस वक्त क्या चल रहा है। बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की लीड्स टेस्ट में रही है, और मतलब एक इनिंग और 103 रन से आ रहे हैं पाकिस्तानी। यानी आप इससे अंदाजा कर लें कि इंग्लैंड ने एक ही दफ़ा खेला, पाकिस्तान ने 2 दफ़ा खेला। अच्छा ये 2 दफ़ा पाकिस्तान ने खेला, 1 दफ़ा इंग्लैंड ने खेला, तब भी पाकिस्तान 103 रन से हार गया। क्या बात है। ये है सारी कहानी जो मैंने आपको नटशेल में बताई है। यानी पाकिस्तानी बैट्समैन, पाकिस्तानी बॉलर्स पता नहीं क्या तैयारी करके आए थे। बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस रही है टीम पाकिस्तान की। और अगर स्कोर कार्ड में आपको बताऊं तो बहुत ख़राब स्कोर कार्ड। शुरू पहली इनिंग्स में तो पाकिस्तान ने 171 रन बनाए, कोई इसमें रन नहीं थे। अब्दुल्ला शफीक के सिर्फ 61 रन थे इसमें, और इमामुल हक ने 42 रन बनाए। बड़े घिसटते घिसटते मरते मरते 42 रन, एजी इतना रहा इमामुल हक, लेकिन खैर 42 रन पे आउट हो गया। अब्दुल्ला शफीक अच्छा खेल रहा था, समझ नहीं आया उसको कि बॉल कहाँ विकेट में आ गई अंदर, वो देखते ही रह गए। फिर सलमान अली आगा जो कि एज ए कैप्टन खेल रहे हैं, बाबर आजम तो चले गए ना, उनको तो इंजरी, अभी वो बैठे हुए थे। और सलमान अली आगा एज ए कैप्टन खेल रहे थे, उनको भी समझ नहीं आया, 21 रन पर वो भी आउट हो गए, और 171 रन पाकिस्तान टीम ने पहली इनिंग्स में बनाए। अब जब इंग्लैंड आई, उन्होंने कहा अच्छा बेटा एक ऐसा है कि तुमने 171 रन बनाए, हमें ज़्यादा तो मेहनत करनी नहीं, एक ही इनिंग में तुम्हारा जो है ना हम सब लपेट देते हैं। पहली इनिंग में आके 409 रन बनाए उन्होंने 171 के जवाब में, 409 रन। और पाकिस्तानी बॉलर्स कहीं नजर नहीं है। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स ही अच्छे हैं, स्विंग करते हैं, कुछ नहीं करते, बेकार परफॉर्मेंस। डकेट ने 15 रन बनाए, 91 बनाए ब्रूक ने, और फिर उनका साथ स्मिथ ने भी दिया, लॉरेंस ने भी दिया, रूट ने 66 रन बनाए, और 409 रन एक पहली इनिंग में बना के इंग्लैंड ने सोचा कि बस अब ये गेम हाथ में आ गया।
अब सिर्फ इनको आउट करना है। और दूसरी इनिंग्स में वही हुआ, पाकिस्तान जब दूसरी इनिंग्स में खेलने आई, खसारे के साथ खेलने आई, 135 रन पर ऑल टीम आउट हो गई। और यूं पाकिस्तान इनिंग्स डिफीट बहुत बड़ी डिफीट होती है नादिया क्रिकेट में, यानी वो ह्यूमिलिएटिंग जैसे डिफीट होती है ना, उसे कहते हैं इनिंग्स डिफीट। ये इनिंग्स डिफीट और 103 रन साथ साथ, अच्छा, और यानी ये सिर्फ इनिंग्स डिफीट नहीं, 103 रन और। ज़ोहैब, इन पे खर्चा वैसे कितना हो रहा है? इनकी खर्चा तो salaries करोड़ों। और ये मुझे ये जानना चाह रही हूँ कि चलो बुरा तो खेल रहे हैं, लेकिन हम पैसा लगा रहे हैं और ये फिर ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं, ये जायज़ नहीं। या तो अपने पैसों पे खेलें, मेरा ख्याल इनको अपने पैसों पे खेलें। अच्छा, इनका वार्डरोब का मैं कह रहा हूँ आप जरा देख लें, हाँ जी, ठीक है, क्योंकि ये स्वेटर्स जो है ना, ये एक्स्ट्रा लार्ज पहन रहे हैं। ना करें हाँ, ताकि वो तोंद नजर ना आए। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों ऐसा हो रहा है भाई, अपने साइज के स्वेटर्स पहनो। नहीं, it is ये इनका only- डिजाइनर कौन है? इसलिए कि ताकि जो है ना आपको यार आपकी वैसे ये जो आपने- बैड हाँ। फिटनेस है, जो आपको टायर होंगे बॉडी के, वो फिर नजर नहीं आते ना। क्योंकि अरे, देखिए, जिसकी ये तो अच्छी वैसे- फिजिक होगी वो टाइट कपड़े पहनेगा और शो करेगा, लेकिन जिसकी अच्छी फिजिक नहीं है वो खुले कपड़े पहनेगा। याद रखें, ताकि नजर ना आए कि मामलात हैं क्या। यार ये तो वैसे आपने वाकई सही बात की जी है। हाँ, जब भी जी, ये इतने बिल्कुल, बड़े बड़े बिल्कुल। भाई, इतनी तनकीद हो रही है ना सीधा- कि सीधा। यार सलमान अली आगा, तुम्हारा अगर साइज मीडियम है या तुम एक्स्ट्रा डबल एक्सेल क्यों स्वेटर पहन रहे हो? क्या है नहीं अवेलेबल तुम्हारे पास स्वेटर? नहीं, बॉक्सी फिट पहन रहे हैं ताकि नजर ना आए ना सऊद मामलात क्या हैं। शकील की अगर अब मैं पिक्चर आपको दिखाऊं ना, वो लग रहा है सऊद शकील का मुंह रखा हुआ है और कोई 6 फीट 5 इंचेस का और बंदा है जिसने कितना स्वेटर पहना गलत है ऐसे लूज कपड़ों में। तो एज एन एथलीट, अच्छा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं भी गोल्फ खेलती रही हूँ, और लूज कपड़े मूवमेंट होने ही नहीं दे सकते। ना। स्पोर्ट्स में लूज कपड़ों का, लूज शर्ट स्वेटर का मतलब क्या है? आप हाथ हिलाएंगे कैसे? ये तो आपका ऑब्स्ट्रक्शन है। वैसे लॉजिकल बात करती हैं आप, आपने ये दूसरी बात बड़ी जबरदस्त की है, Thank you. क्योंकि फील्डिंग पे बड़ा तकलीफ हो रही है कि वो मूवमेंट उनकी हो ही नहीं वो हो ही रही, नहीं सकता, वो भाग ही नहीं पा रोकेगा, रहे हैं, बिल्कुल फंसेगा। मोबिलिटी नहीं है उनके अंदर। जी, जी, तो यार ये जी। तैयारी क्या करके जाते हैं? मुझे ये समझ नहीं आता है कि ये तैयारी कैसी है। ये बिल्कुल, ये sports- बेइज्जती कराने जाते हैं क्या स्पोर्ट्स में पाकिस्तान? आपको स्ट्रेचेबल और वेल फिटेड कपड़ा चाहिए, सीधी बात है। टाइट नहीं हो सकता, लूज नहीं हो सकता, स्ट्रेचेबल। ये जिस तरह सब पहन रहे हैं, ये तो भाई छुपा रहे हैं टायर। और देखिए, फिजिकली आप फिट है तो भाईजान आपको सर्दी क्यों लग रही है इतनी? ये भी एक पहलू है ना कि अगर आप इंग्लैंड में खेल रहे हैं, यार एक जवान लड़का है, मतलब इतनी सर्दी लग रही है कि डबल स्वेटर पहन के तुम फील्ड पे खड़े हो, क्या मतलब यार? वार्म अप होने के बाद तो वैसी सर्दी नहीं लगती। हाँ, ये क्या है? North Pole वाली कोई जैकेट कमजोरी है पहन क्या लेते है? हैं। हाँ। समझ नहीं आ रहा। इनके ऊपर खैर, फॉइल लपेट देते हैं, मेरा ख्याल है फॉइल से इनको लपेट देना चाहिए, तो बिल्कुल ही सर्दी नहीं लगेगी। हाँ, अब देखिए दूसरी इनिंग्स में भी सलमान अली आगा कैप्टन है, हालांकि 4 रन बनाए उन्होंने। सऊद शकील, ओहो कहते हैं सऊद शकील यार बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग क्रिकेटर है, और वो तो मिडिल ऑर्डर में ये वो सवाल है। सऊद शकील 14 रन बना के आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक दूसरी इनिंग में जिन्होंने 60 बनाए थे, 15 रन बना के आउट हो गए। शान मसूद, यानी बार बार कमबैक होता है इस लड़के का, लेकिन ये खेल के नहीं देता। ये लीग में तो थोड़ा बहुत खेल लेता है, लेकिन जब पाकिस्तान में आता है एज अ कैप्टन टीम को डुबोता है ये लड़का, और एज अ प्लेयर भी टीम को डुबोता है। पता नहीं क्या रिफ्लेक्सेस है शान मसूद के, समझ से। इमाम उल हक जो इंजमाम के, भाई इंजमाम को ही देख लें आप अपने मतलब आपके तो फैमिली में है, जी हाँ। लेकिन इंजमाम से भी नहीं सीख रही है ये लड़का ना, लेकिन है हमेशा टीम में साथ साथ। हैरत अंगेज। रिजवान बार बार टीम में आ रहे हैं, बस 41 बना के। ये अच्छा, ये वो लड़के होते हैं थोड़ा सा परफॉर्म करके अपनी जगह बना लें। नहीं, वो घर में क्या क्या आते हैं कि मैं हुणे आया, हुणे आया। अभी आया, अभी गया और अभी आया। हाँ। आते ही क्यों हैं? तो भाईजान आप आते ही क्यों हैं और जाते ही क्यों हैं? आपको पता है हाल क्या हो रहा है? हाल ये हो रहा है कि फुटबॉल गली गली में खेली जा रही है। नहीं, मेरे ख्याल में ये जो बजट है ना, इसको ये क्रिकेट को नहीं देना चाहिए। आपको मैं बताऊं, जो क्रिकेटर्स को छोड़ें, जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में लोग खुद जाते हैं ना पैसे भर के, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इन क्रिकेटर्स की करें आप तनख्वाहें बंद, इनका ट्रेनिंग सब बंद करें। इनसे क्या बेटा खुद खेलो, खुद आप अपने पेपर जमा कराएं, हम आपकी फिटनेस चेक करेंगे, तब मौका बिल्कुल। देंगे। देखें कितना, जब आप खुद का पैसा लगेगा ना, सीधे हो जाएंगे। तो ये तो हमने तो कमेंट कर ही दिया। अभी हमारे साथ और ये साबिक बजट टेस्ट कहीं क्रिकेटर अच्छी जगह तौसीफ यूज अहमद साहब ने ज्वाइन किया है। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम। तौसीफ भाई क्या कहेंगे, बस आप बताएं। परफॉर्मेंस तो बहुत ही बुरी है। परफॉर्मेंस, फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फिर कपड़े तक बात आ गई। कपड़ों तक क्या बात है? हंस रहे होंगे बाकी सब। तौसीफ भाई आवाज आ रही है आपको? नहीं, तौसीफ भाई सुनना ही नहीं चाह रहा असल में। तौसीफ भाई कह रहे मैं क्या बोलूं इस परफॉर्मेंस में कहूँ क्या? अच्छा भी नहीं लगता बोलना। मुझे लग रहा है कि ये जो बजट है ना, जो हम क्रिकेट पे जो हम खर्च कर रहे हैं, ये प्लीज़ आप, मेरा ख्याल है, किसी और प्रोजेक्ट पे लगा दें। इससे गटर के ढक्कन बहुत अच्छे आ सकते हैं, इससे सड़कें बन सकती हैं। नहीं, फुटबॉल भी क्यों लगाए नादिया? छोड़ो, स्पोर्ट्स भी ही नहीं लगाना।
स्पोर्ट्स का जो हाल है ना, ये जो जिस पे ये हुकूमत पैसे लगाती है, इतना स्पेंड करती है, और ये लड़कों का ये हाल है डेडिकेशन का, बंद कर दें। नहीं चाहिए, इससे बेहतर है कोई स्कूल खोल दें। मेहमान से बता रही हूँ, सड़कें बना दें, कोई डिसैलिनेशन प्लांट बना दे। वी डोंट वांट अ क्रिकेट टीम। और ये एक्सचेकर मनी है भाई, हमारा पैसा है। देखें, हमारा और आपका पैसा है, हम टैक्स देते हैं तो ये खेलने जाते हैं ना। हमारा पैसा शुगल के लिए, मेले के लिए खेलने हमारा पैसा क्रिकेटर्स पे, क्रिकेट पे नहीं लगाएं। हमें अपनी तरक्की के लिए चाहिए। लाखों हमारे रुपए फायदे, कोई फायदा, लाखों रुपए इनकी फीस, फिर करोड़ों रुपए ये वैसे कमाएं प्रॉपर्टीज देख लें इनके, और ये प्रोफेशनलिज्म में इनके अंदर है नहीं। एसेट्स बन रहे हैं, याशियां चल रही हैं, और डिलीवर क्या कर रहे हैं? 0 बटा सन्नाटा। चलिए ब्रेक लेते हैं, बंद कर दें। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, वी डोंट वांट। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और कुछ ट्रेजेडीज़ ऐसी होती हैं जो यूनिवर्सली सबको अफेक्ट करती हैं, बच्चों से लेके कपल। ये इनसे रिलेटेड कोई भी अगर कोई जुल्म होता है, कोई क्राइम होता है, तो दुनिया भर के लोगों को अफसोस होता है। और अभी रिसेंटली जो ज़ुहेब महाराष्ट्र भारत में हुआ है, एक 19 साल का कुनाल एक आईफोन के तनाज़े पे जिस तरह उसने अपने माँ बाप को क्लिफ पे ले गया, और उसने कहा कि मैं छलांग मार दूंगा यहाँ से। उसकी किस्तें जो है बाप नहीं दे पा रहा था आईफोन की, और फिर बाप ने उसको बचाने के लिए जब आगे बढ़ा है तो दोनों गिर गया, और उसके बाद माँ ने भी छलांग लगा दी, और कितने लोगों ने देखा, फिल्मिंग भी हो रही थी। ये वाक़या इसने दुनिया को परेशान कर दिया। एज अ पेरेंट तो हम बहुत ही डिस्टर्ब हैं, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, नज़र आते हैं सुहेब। बिल्कुल ऐसी सिर्फ बहुत सारे आईफोन की फैक्टर्स बात हैं, ऐसा नहीं आईफोन की बात नहीं है ये, वो तो है ही अलग एक कि आईफोन का फ़ोन्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है बच्चों में। बच्चे होता नहीं है कुछ भी, चीज़ें देख के कहते हैं हमें भी ये चाहिए। लेकिन देखें, ये जो सोसाइटी के फैक्टर्स है ना, ये हैव्स और हैव नॉट्स की जो जंग है, यानी एक जो गरीब तबके का शख्स है, अगर वो चाहता है कि यार मैं अपने बच्चे को अच्छी तालीम दूँ, किसी ऐसे स्कूल्स में डाल दूँ, तो वहाँ भी वो परेशान है कि उन स्कूल्स में वो बच्चे जो गैजेट्स लेके आते हैं वो डिफरेंट है, जो खाना लेके आ रहे हैं डिफरेंट है, जो शूज़ पहन रहे हैं वो डिफरेंट है, जिस गाड़ी में आ रहे हैं वो डिफरेंट है। तो वहाँ तो फ्रस्ट्रेशन ही है ना, वो बच्चा तो अपने माँ बाप से मांगेगा चीज़ें। अब बड़ी मुश्किल से उन्होंने अरेंज करके चलो यार आईफोन से दिला देते, किस्त नहीं दे पा रहे। और ये मामला बहुत पहले से चल रहा था, और किस्त ना देने पर वो देखें इमेच्योर, जाहिर बच्चा तो मतलब बच्चे को क्या कह सकते हैं। ये ट्रिगरिंग फैक्टर था जो आईफोन का है ना, उसमें और बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए जी, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपनी जान लेना, तो यहाँ 3 जानें चली गई, पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। फैमिली का डिस्टर्ब होना, इसके बड़े भाई की मतलब उस घर में एक पहले बच्चे की डेथ हो चुकी थी 10 साल पहले। 3 घंटे ये लोग यहाँ खड़े रहे, और माँ ने कितने मिन्नतें कर ली कि ज़ुहेब बच्चा नहीं माना। माँ ने ये भी कह दिया तुम्हारे बाप को छोड़ दूंगी, तुम रुक जाओ। वो बच्चा अब पता नहीं वो कूदता नहीं कूदता, बाप को लगा ये स्लिप हो जाएगा, बाप आगे बढ़ा। और ऑब्वियसली साइंटिफिकली देखें कि अगर पीछे बच्चा है तो ग्रेविटी उसको खींचेगी, और कोई उसके ऊपर आएगा तो वो एक्चुअली शायद उस वजन से गिरा जब बाप उसको बचाने आया है। और फिर माँ का इतना बड़ा ट्रॉमा देखना, मतलब इसमें वाकई बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फैमिली जो ब्रोकन फैमिलीज हैं, ये जो, और ये ब्रोकन हम उसमें नहीं कहते जिसमें डिवोर्स हो जाती है। ब्रोकन फैमिलीज वो हैं कि जहाँ रिश्ते हैं जो हैं उनके धागे टूट चुके हैं। अच्छा, फिर हमारे बहुत सारे देसी पेरेंट्स हैं, मसला ये बच्चे का कोई प्रॉब्लम है, हम सुनते नहीं, हम चीखते हैं, हम डांटते हैं, सोल्यूशन नहीं कभी उसको सिखाते कि अच्छा बेटा ये किस्तें नहीं है तो ऐसा करो, तुम थोड़ा सा ये काम करो, चलो मिलके ये करते हैं, कुछ और करते हैं। सोल्यूशन के बजाय हम पसंद करते हैं हमारे बच्चों को या चीखें चिल्लाएं। बिल्कुल। और इस देखें, मुआशी फैक्टर सबसे बड़ा एक फैक्टर है। जो मामला ख़राब होते हैं ना घर में, तो पैसे की कमी सबसे बड़ा, आप कहीं भी देख लें पैसे की कमी होती है, लड़ाई शुरू होती है, और उसके बाद ये लड़ाई एंड अप इस तरह होती है। ये बच्चा है ना जो चला गया, और उसकी माँ भी चली गई, इसका बाप भी चला गया। कैसे कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस दलदल में जा चुके हैं और जिंदा हैं, लेकिन हेल्पलेस है उनके वालिदैन कि हम क्या करें, अपने बच्चे को डिजास्टर की तरफ जाते हुए देख रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। उस माँ का ट्रॉमा क्या होगा, ये तो माँ चली गई। उस बाप का ट्रॉमा क्या होगा जो देख रहा है कि यार इसका एक फ्यूचर था, ब्राइट फ्यूचर था, लेकिन पता नहीं हम इसको नहीं, इसकी नर्चरिंग कर पाए सही तरीके से, हम इसकी तरबियत नहीं कर पाए कि यहाँ पहुँच गया। तो ये वैसे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। आपने सही कहा कि ये किसी रीजन का, किसी मुल्क का नहीं है, हम सब का मसला है ये।
हर अंडर डेवलप्ड कंट्री का खास तौर पे ये सबसे बड़ा मसला, और ये फुटेजेस ही बड़े नहीं, और इसमें मुझे रिकॉर्ड दुख जो हो हुए रहा है हैं। कि जहाँ लोग लिख के कह रहे हैं देखें बच्चे देखें आजकल कैसे माँ बाप की जान ले लेते हैं आईफोन के पीछे, फोन के पीछे। फोन की बात नहीं है, बात ये है कि क्या फैक्टर्स थे जो बच्चा यहाँ पहुँच गया। एक बार नहीं, लास्ट ईयर भी उसने अच्छा इसी क्लिफ पे आके उसने कहा था कि मैं यहीं आके आऊँगा और यहाँ में से अपनी मैं जान दे दूंगा। तो ही हैड बीन थिंकिंग अबाउट दिस। बच्चे जब सेल्फ हार्म की बात करते हैं हम उसको भी बड़ा लाइट लेते हैं। प्लीज प्लीज थेरेपी, बात करना, समझाना, Communication, इन बिल्कुल सब ऐसे। चीज़ों के पैसे हैं, गैजेट्स के पैसे हैं, अच्छे स्कूल के पैसे हैं, तब बच्चा पैदा करो, वरना मत करो। और देखें वाइब्रेंट स्टूडेंट था, 92% इसके नंबर से, ये भी नहीं कह सकते नालायक था, गलत कामों में था, अच्छा स्टूडेंट था, तो कितना बड़ा सेट। हमें ज्वाइन हम किया ये नौशाबा psychologist से अंजुम भी साहिबा बात ने, करते हैं। जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। नौशाबा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसे आप लोग? जी फाइन, थैंक यू। नौशाबा जी, आप ज़रा बताएं इस पूरे वाक़े को आप कैसे देखती हैं? तीन लोगों के क्या ट्रॉमास होंगे? नादिया, शुक्रिया आपके मदद करने का। ये ट्रॉमा हम सबका ही अलमिया, अगर आप देखें कि ये हमारे हमसाया मुल्क में हुआ, और इस बात को हम इस तरह ले सकते हैं कि बच्चों के अंदर, आप ये वाला स्पेसिफिकली अगर आप इंसिडेंट देखें, पाकिस्तान में भी ऐसे वाक़यात, हम तो इतने अरसे से डिजिटल हीरोइन या इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर के ऊपर बात कर रहे थे कि ये एडिक्शन है, डिपेंडेंसी किसी भी चीज़ के ऊपर, तो ये मेरे ख्याल में अभी तक हम कामयाब नहीं हो सके शायद अपना लोगों में अवेयरनेस देने में। इस केस के अंदर जब हम बात करें तो ये समझे कि सुसाइड या खुदकुशी जो है बेसिकली वो निगोशिएशन की एक टेक्निक है। बच्चा निगोशिएट करने के लिए पेरेंट्स के साथ वो कर रहा है। अब उसके अंदर सबसे जो आप देखने वालों के लिए, ताकि हम आइंदा इस वाकयात से बच कैसे सकते हैं, देखिए जिस वक्त वो ये बात कह रहा है उसका जो सेल्फ इमेज है या उसकी जो पहचान है वो मोबाइल है। उसके अंदर उस साइबर वर्ल्ड के अंदर उस बच्चे की एक पहचान है। जब आप उससे वो पहचान ले लेंगे, एक एडिक्शन, एक किसी भी नशे के मरीज से भी अगर आप उसका नशा ले लेंगे तो उसके विड्रॉल आते हैं। आपके दिमाग का जो, जिसको हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो रीजनिंग कर रहा होता है, आप उसकी रीजनिंग रुक जाती है, वो उधर ही ऑफलाइन होता है, और अमिगडाला जो कि फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में ले आता है, उस वक्त टेक ओवर कर ले। अब इस सूरत हाल के अंदर पेरेंट्स को तो पता नहीं, उसको 3 घंटे वो बच्चा क्लिफ के ऊपर, आप लोग मुझे सुन सक रहे हैं? जी जी और बिल्कुल मुझे बिल्कुल, समझ आवाज नहीं आ रहा आई कि 3 घंटे जी, माँ बाप ने ये मनाया, ये बात पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि हम बड़े किस्तें एहतियात दे देंगे, वो रुका क्यों नहीं? ये खत्म क्यों नहीं हुई देखिए, बात? आप मुझे एक बात, वही बात मैं नादिया, ये बहुत गौर से समझने वाली बात है। एक ये इसके बायोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं, डिपेंडेंसी या एडिक्शन। इस वक्त उस वक्त आप की जो निगोशिएशन है या आपकी बातचीत असर ही नहीं कर सकती ना। 15 मिनट के लिए हमारी जो फ्रेजेस है ना, बच्चों की ट्रेनिंग के अंदर हमने उनको, ये बच्चा कह रहा है मैं अपनी जान ले लूंगा, मार दूंगा, हमने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि बच्चा अपने इमोशंस को बयान कर सके कि मैं उदास हो रहा हूं, मैं खुश हूं, या मैं वर्थलेस फील कर रहा हूं। उसको टेक ओवर कर लिया। अगर बच्चा कह रहा है मैं जान ले रहा हूं, तो उस वक्त आप उसको कह सकते हैं कि हम इसके ऊपर बात करेंगे, थोड़ी देर के बाद करेंगे। फौरन ऐसी खतरनाक सिचुएशन में उस सेफ एरिया में ले जाएं। ऐसे बंदे को समझाने की जरूरत नहीं होती। उस वक्त सबसे बेसिक काम ये है कि जिस वक्त आपके पास ऐसी सिचुएशन आए, हमारे पास ऐसे केसेस भी हैं नादिया, जिसमें बच्चों ने माँ बाप को मार दिया। आप जी, देखें, बिल्कुल। लाहौर में केस हुआ था ऐसा, जिसके अंदर बच्चे ने ये सोचा कि जी, मेरा ख्याल था कि गेम में पेरेंट्स ने नहीं दिया फोन उसको, उसने पेरेंट्स को ब्लेड, उसने कहा कि मेरा ख्याल था जैसे गेम में दोबारा जिंदा हो जाते हैं, ऐसे मेरे पेरेंट्स दोबारा जिंदा हो जाएंगे। ये केस बिल्कुल हुआ। सबसे जो जरूरी, जो खतरनाक बात है सिचुएशन में जो देखने वाले हैं, जिस वक्त बच्चों को इमोशनली इंटेलिजेंट करे, माँ बाप का काम था 3 घंटे निगोशिएशन, और जो इर्द गिर्द के लोग तमाशाई हैं, जो आप अपने वीडियोस बना रहे हैं, उनमें से उस खातून को सेफ नहीं किया गया। माँ का एक बायोलॉजिकल ताल्लुक है उस बच्चे के साथ, वो अपने बच्चे के साथ हमेशा देखें फ्रस्ट्रेशन, जब ये गुस्सा है बच्चे के अंदर, फ्रस्ट्रेशन थी, एग्रेशन था या वायलेंस था जो वो थ्रू उस ले रहा था अपने एनवायरनमेंट से, ये हमेशा अपने से कमजोर पे निकलता है। नहीं, उस स्टेज पे क्या करना चाहिए नौशाबा साहिबा? उस स्टेज पे करना क्या चाहिए था? उन्होंने क्या नहीं किया ऐसा? माँ ने हर तरह हाँ। की एश्योरेंस दी, बाप ने, पुलिस ने,
he still stayed there. ये समझ नहीं आ रही बात। इमोशनल वोकैबुलरी, बाप की इमोशनल वोकैबुलरी जो थी वो इंतहाई वीक थी कि बच्चे को आप समझाने की बजाय उस वक्त उसको आप कहते हैं ठीक है, आप उसको एक साइड पर लेकर जाते हैं और ये बातें होती है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आधी तरबियत माँ के पेट के अंदर है और उसके बाद फिर आपकी जो 13 साल तक बच्चों के ब्रेन डेवलप हो रहे हैं। आप जिस तरह आपने एक बात देखा होगा कि बच्चों को आप घर में इतनी बदतमीजी सिखा देते हैं, लेकिन जब किसी के घर जाते हैं तो आप उनको कहते हैं नहीं बेटा ऐसा नहीं करो। ये बातें पहले करने वाली होती हैं, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है, ठीक है नहीं हो सका तो खुदारा 15 मिनट के बाद आपका रेड फ्लैग ऑन हो जाना चाहिए। बच्चा अगर आपको ऐसे कोई थ्रेट्स दे रहा है, ये समझे कि ये नशा है, इसके विड्रॉल है। विड्रॉल एक नशे का, मैंने आपसे कहा कि दिमाग का जो हिस्सा रीजनिंग का नहीं, विड्रॉल को टैकल कैसे करें नौशाबा साहब, ये बताएं ना। ये वो चीज तो नहीं मिल रही उसको, ठीक है। उसने बार बार कहा होगा, पहले इस स्टेज पे नहीं आया, उसने कहा होगा भाई मेरी इंस्टॉलमेंट दे, मेरा मोबाइल लिया है वो, लेकिन उस वक्त वो नहीं दे पा रहे। कन्विंस कैसे करें बच्चे को कि बेटा ये तुम्हारे दूसरे का जो अफोर्ड कर सकता है हम नहीं कर सकते, अभी बताएं कैसे ये बात। देखिए ये अब इसके अंदर पहली बात ये है कि जिस वक्त आप बच्चों की को ग्रेटिफिकेशन या डोपामाइन चीज़ों या मटेरियल के ऊपर रख देंगे, ठीक है, तो उसके बाद फिर आप कन्विंस करने की बात वो बाद में नहीं रहती। मैंने आपसे फिर ये बात कही है। और अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर आप उसकी एक होता है कि शिफ्ट कर देते हैं माइंड को। आप एक चीज से, जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं, आप एक चीज से हटाकर दूसरी चीज पे ले। अगर बच्चा आपसे ये कह रहा है कि सपोज मैंने डिज्नीलैंड जाना है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप करीब जो चीज आपके पास अवेलेबल है बेस्ट, लेकिन यहाँ जिस वक्त आप उसको इग्नोर करेंगे, बच्चे को उसकी बार बार एक बात वो कह रहा है उसको इग्नोर करेंगे और लाइट लेंगे, उसके बाद इस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, क्योंकि अब वो फ्रस्ट्रेशन ये एडिक्शन है। बार बार मैं कह रही हूँ, इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर, डिजिटल हीरोइन, ये इसका इलाज बिल्कुल वैसे ही है जैसे बाकी बीमारियों का है। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नौशाबा, अगर तो इस फोन की वजह से बच्चा पढ़ ना रहा होता तो फिर तो होता कि बच्चे को बड़ी गंदी लत लग गई है, बच्चा वॉज अ गुड स्टूडेंट। आज के ज़माने में स्मार्टफोन एक लत नहीं, एक नेसेसिटी है इस उम्र के बच्चों के लिए। हम क्यों फ़ोन्स को या इस चीज़ों पे इतना हो जाते हैं कि उसका कसूर है। एज अ पेरेंट जो उसकी देखिए नेसेसिटीज़ हैं वो पूरा करना फ़र्ज तो है। अब उसमें सोल्यूशन ऐसे बनाए जाएं कि बच्चा भी कंट्रीब्यूट करे कि यार हम मिलके कुछ करते हैं, किस्तें देते हैं, ये करते हैं या मॉडल डिफरेंट लेते हैं, लेकिन ये कह देना कि भाई ये नशा, ये क्या नशा है, ये इतनी उम्र के बच्चे की आजकल मान लें दिस इज अ नेसेसिटी। नौशाबा, ये मैंने बच्चों से बात की। नादिया, बात ये है कि हर एक चीज का इस्तेमाल है। आप मूवी भी देखते हैं तो उसमें हर कैरेक्टर है, आप जो कैरेक्टर अपनाना चाहते हैं, बाजुका आइडियाज, हर एक फार्मूला देखिए, हमें यूनिकनेस और पर्सनालिटीज को समझना है। हर फार्मूला सेट पेट हर बच्चे के ऊपर भी नहीं लग सकता ना। तो बात यह है कि ये चीज से अब हम बाहर आ गए कि हमने मोबाइल बच्चों को नहीं देना, क्योंकि बच्चों की तालीम सारी फोन के ऊपर है। लेकिन बच्चों के लिए आप साइको एजुकेशन जरूर कर रखें, बच्चों का एक टाइम डिसिप्लिन जो है ना, मेरे ख्याल में जब आप बच्चों, और अगर सबसे बड़ी वजह जो मैंने देखी है नादिया, जो इस केस में यकीनन होगी, बच्चा जिस वक्त पेरेंट्स को देख रहा है कि वो 3-3, 4-4 घंटे फोन के ऊपर बैठे हुए और मॉडलिंग जो कर रहे हैं, और आप उसको उस वक्त मना करेंगे, इस केस में वो आपको माफ नहीं करेगा। आप उसको ठीक है, आप उसके लिए ये करें भाई ठीक है, जब तक तुम्हारा फोन नहीं आता लो मैं भी अपना फोन इस्तेमाल नहीं कर रहा, ठीक है। हम इसको या मैं आप कुछ ना कहीं बच्चे के साथ निगोशिएट करते हैं पहले। और घर में और भी मसाइल होंगे ना दीदी, अब ये बात आ रही है कि जी कम्युनिकेशन घर में माँ बाप का भी नहीं होगा आपस में, माँ बाप की लड़ाई, होगा। बच्चे का ये शायद ट्रिगरिंग फैक्टर हो, और बड़े मसले हों कि माँ बाप के, क्योंकि वो बच्चा मान नहीं रहा, वो और भी कुछ बातें कह रहा होगा जो कि शायद ये एक एक्सक्यूज था। यही ना जिस वजह से वो गया, वो तो कह रहे हैं कि हम दे देंगे। माँ बाप की लड़ाई झगड़े, क्या पता कोई उसके ऊपर और वो और कितना उसके घर में मसाइल हो बच्चे की। देखिए हमेशा ऐसा ही होता है कि जो प्रॉब्लम हमारे पास भी लोग लेकर आ रहे होते हैं, बज़ाहिर वो प्रॉब्लम होती है, लेकिन देयर इज ऑलवेज थर्ड साइड ऑफ द स्टोरी। हो सकता है बच्चे के पास कुछ ऐसे इश्यूज हों, क्योंकि देखिए जिस दुनिया में बच्चे जा रहे हैं ना, जिस दुनिया में बच्चा खेल रहा है, सपोज उस फोन के अंदर हो सकता है कुछ उसका ऐसा काम हो, कुछ ऐसा कॉन्टेक्ट हो, कुछ उसके अपने रीजन, तो इसलिए हम कोई ऐसा
असूल नहीं बना सकते, लेकिन एक एहतियात जो सुनने वालों के लिए है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, किसी भी सिनेरियो में आ जाए, तो आप प्लीज इस कन्वर्सेशन को बच्चे को सबसे पहले किसी सेफ जगह पर लेकर जाए, ये उनकी ट्रेनिंग पहले कर दें, बच्चों को कुछ फ्रेजेस याद करा दें, इमोशनल। नौशाबा, एक और मसला पता है क्या हो गया है, वो भी आप जरूर बताइएगा और पेरेंट्स सुन रहे होंगे कि आजकल ये है कि हम जो बच्चा कहता है ना वो दिला देते हैं। क्या हम इस तरह नहीं कर सकते कि अगर बच्चा कुछ मांग रहा है, आप कहें नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मैं नहीं दिला सकता आपको। अब इसको समझते हैं लोग कि नहीं बच्चों को नहीं बताना कि आपके पास पैसे नहीं। नहीं, क्यों नहीं लर्न। तो देखिए, जब तक आप बच्चों को, एक तो हमारे यहाँ मसला ये है कि हमने बच्चों को पहली पोजीशन, आपने जी इतने नंबर लेके आने, और कंपेयर एंड कंट्रास्ट, घर में ही राइवलरी चल रही होती है। आप बच्चा आपसे जो चीज मांगता है, हमने देखा माँ बाप पूरी कर रहे होते हैं बच्चे की, क्योंकि बच्चों को जो पेरेंट्स भी हैं, वो जिन स्कूल में भी बच्चों को डाल रहे हैं, वो समझते हैं कि शायद बच्चे भी हमसे बेहतर है। और बच्चे पेरेंट्स को मैंने देखा बहुत, आजकल की जनरेशन बहुत इन्फ्लुएंस करती है। आप लर्न टू से नो, इनकार करें बच्चे को। आप उनके साथ बिल्कुल, एक होता है कि अगर आप उनको रीइंफोर्समेंट, ठीक है, अगर ये काम किया, और वो नंबर्स पर नहीं होना चाहिए, वो आते डेवलप करें उनकी एथिक्स के ऊपर, मॉडलिटी के ऊपर। अगर वो कोई अच्छी बात करते हैं, बच्चों के अंदर झूठ का इस्तेमाल, बच्चों के अंदर डॉजिंग, अवॉइडिंग बिहेवियर, बच्चों में एग्रेशन, उदास बच्चे हैं। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि मेरा इत्तेफाक हुआ इस वक्त बच्चों के साथ इंटरेक्शन, कुछ 200 बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी के, मैंने इससे पहले इतने उदास बच्चे नहीं देखे। बच्चे होपलेस फील कर रहे हैं, बच्चे हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बच्चे वर्थलेस फील कर रहे हैं। बच्चों में जिस वक्त सोसाइटी के अंदर, ये बच्चे हम नहीं है, इनके माँ बाप गूगल है भाई, इनके पास सब इंफॉर्मेशन है। ये आपकी हिपोक्रेसी को भी समझते हैं, ये आपके डुअल स्टैंडर्ड्स को भी समझते हैं। आपको बच्चा बहुत बड़ा ऑब्जर्वेंट होता है, तो बच्चों का सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होता है। और फिर दूसरा नौशाबा, ये भी एक जंग है ना कि भाई हमने बच्चे को बहुत बड़े स्कूल में डालना, ठीक है ना, अब मुझे लगता है कि आप उस स्कूल में बच्चे को डालें जहां आपके ही स्टेटस के लोग हों, ताकि वो जो है अपने आप को कमतर ना समझे। सही है। अगर आप, और ये बहुत अच्छे स्कूल में जा रहा था, माँ बाप ने इसको भेजा। अब चक्कर ये कि वहाँ एडजस्ट करने के लिए आपको कुछ चीजें आपको करनी पड़ती हैं, वरना बच्चे को बुली किया जाता है। ये छोटा बच्चा नहीं है, ये 19 साल का बच्चा है। बताऊंगी, जो बुलिंग जो है या स्कूल्स के अंदर, आप देखें कि आपने ओ लेवल, ए लेवल, या अच्छे स्कूलों में तो पढ़ाया, लेकिन कॉलेजेस में वो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज है, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। जब आपके सरकारी कॉलेजेस में बच्चे जाएंगे, अनलेस एंड अनटिल आपने कोई बहुत पैसा लगा के बच्चों को कोई 2-3 नॉन यूनिवर्सिटीज में नहीं डाला, तो उधर जाके बच्चों के अंदर फिर आप फर्क देखें। और मैंने यही देखा कि उनके अंदर उदासी बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा आती है। बच्चों को अपने जैसों के अंदर डालने से मुझे समझ नहीं आती, जिस वक्त तक आपकी आंख में बच्चों में मिट्टी और सोने का, ये हर एक के लिए, अगर आपके पास मिट्टी और सोने की वैल्यू सेम नहीं है, आपकी शख्सियत की वैल्यू नहीं है, बच्चों को मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर असातिज़ा का भी काम है कि अगर आपके स्कूल के अंदर या कॉलेजेस के अंदर भी फलां मिनिस्टर का बच्चा है, उसको और प्रोटोकॉल दे रहे हैं, ये एक रेडी वाले का बच्चा है तो उसको और प्रोटोकॉल दे रहे हैं, तो बच्चों के अंदर ये बात आएगी। और आखिरी बात मैं जरूर एक आप करूंगी कि देखिए, एक एज याद रख लें अपने माइंड में कि स्टार्टिंग फ्रॉम द एडोलेसेंस एज, आपकी जो ये स्टार्टिंग, आप सोचें कि ये 13, 14, 13 से स्टार्ट होकर 26 तक बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा फिजियोलॉजिकल चेंजेस। बिल्कुल नौशाबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ये बाकी 16, 17 साल, 18 साल के बच्चे, इन पे एक फेज आता है लड़के लड़कियां कि आई हेट माई मदर, आई हेट माई फादर, नोबडी लव्स मी, आई वांट टू डाई। ये जो है ना, ये बड़े कॉमन फ्रेजेस हैं और ये हर बच्चे के ऊपर आते ही हैं मेजॉरिटी, और इस पर इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट ऑफ योर नर्व्स है भाई। खैर, बड़ा अफसोस की बात है जो खबर थी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हम। हर जाविये से सोचें। Keep watching. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज कुछ डिफरेंट करते हैं साहब। डिफरेंट? हाँ। क्या लेकिन आज हम कुछ अलग से इंट्रोड्यूस करेंगे अपने मेहमान को ले आए, और मैं चाहती हूँ वो अपना इंट्रोडक्शन सुने। हाँ। सुने जी।
हाँ जी, मेहमान एंटरटेनमेंट सेगमेंट है। शोबिज़ दुनिया के सितारे जो हैं राइज एंड शाइन पे जो हैं आ जाते हैं। ज़बरदस्त हमारे लाइव भी, लाइव तो हैं ही लेकिन कभी कभी इन पर्सन होते हैं, जूम पे भी होते हैं, लेकिन माशाल्लाह सितारे ज़मीन पे। अच्छा जी, सुने जी अपना इंट्रोडक्शन। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। इंट्रोडक्शन सुनिएगा ज़रा प्लीज़। सुनीता मार्शल बतौर आफिया एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी हैं। दौलत के बावजूद आफिया और अंदरूनी तौर पे तन्हाई का शिकार हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने वालिद की तवज्जो और सच्ची मोहब्बत के लिए तरसती रहती हैं। तो क्या ख्याल है? अली अब्बास की भी बताया था ना। नहीं, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया ना जो हमें लिख के दिया है। अल्लाह तौबा। अच्छा, अली अब्बास जो मैंने बतौर अहमर एक इंतहाई फर्माबरदार, मेहनती और पढ़ा लिखा तालिब इल्म है। खानदान की मुआशी किफालत और उन्हें एक बेहतर जिंदगी देने के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रहा है। तो आफिया और अहमर की एक कहानी है और हमारे साथ है सुनीता मार्शल। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये इंट्रोडक्शन तो बहुत अच्छा है क्या हुआ? लेकिन गलत है। गलत क्या मतलब? तुम बताओ भाई, कौन सी तन्हाई का शिकार और क्या कश्मकश चल रही है और कौन सी मोहब्बत चाहिए तुम्हें? नहीं जी, ये आपने आफिया का इंट्रोडक्शन करवाया। आफिया जो है वो महानूर शेख हैं। वाह जी वाह। चलो, तुम्हारा कैरेक्टर भी कुछ ऐसी कश्मकश में है? नहीं, मेरा कैरेक्टर जो है वो ज़रा मुख्तलिफ है। मैं जो हूँ वो सबसे बड़ी बहन हूँ और छोटे बहन भाइयों को पाल रही हूँ। और फिर शादी होती है अली अब्बास जो कि हमजा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो मुझे ये बताए ना कि सुनीता, ये मैं बता, ये बता, हमने सवाल करने के लिए बताया। दिस इज अ वेरी वेरी गुड। नहीं, इस पे बात करते हैं। ओके, यू गो टू जेमिनी एंड यू एंटर कि जी सुनीता मार्शल दीवारें काम कर रही हैं, उसके कैरेक्टर के बारे में बताएं। और ये वो क्यों बता रहे हैं ऐसे? क्यों ऑनलाइन ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जी वो क्या आफिया का कैरेक्टर कर रही हैं, दीवारें में कर रही हैं? ये तो पहले तो मुझे बताओ, जेमिनी और गूगल ये क्यों कह रहा है? मुझे बिल्कुल नहीं पता, ये तो आप बता रही हैं। मैं जाके चेक करूंगी गूगल पे। बिल्कुल चेक करें, पहले तो उससे झगड़ा। देखिए, हमने इन्फॉर्मेशन ये दी है ताकि आप इसको सही करें। हाँ, उसका भी एक मजा है। ये आगे की बात थी और हमने ऐसे ही प्लान किया था कि ये है, ये जेमिनी बता रहा है आपके बारे में और अब आपको तो ये गलत बता रहा है। दिस इज रॉन्ग। यही मकसद था कि क्यों इतने रॉन्ग फैक्ट्स जो हैं वो जेमिनी पे हैं। आपके कैरेक्टर का नाम और भी लोगों के साथ, मेरा तो स्पाउस हानिया आमर बनाई हुई है। तो ये मुझे बताएं कि ये इतना एआई डेवलप हो गया, एआई आपके बारे में ऐसे गलत फैक्ट्स दे रहा है, तो हम क्यों एआई पे यकीन करें? देखिए, ऑनेस्टली मैं तो फॉलो नहीं करती, ना मैं जेमिनी पे हूँ, ना मैं ज़्यादा एआई को फॉलो करती हूँ और ना ही मैं गूगल पे ज़्यादा यकीन रखती हूँ। तो ये तो फिर गलत है। लोगों को ज़रा अवेयरनेस आनी चाहिए इसके बारे में। यही हमारा मकसद था। ये जबरदस्त। और अब तो गूगल का ऑफिस खुल गया। मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये चीजें ना लोगों को बताएं, क्योंकि लोगों को गलत इंफॉर्मेशन, और लोग समझते हैं बस सोशल मीडिया है सब कुछ सही है, जेमिनी पे आ गया सब कुछ सही है, तो बड़ी गलत इंफॉर्मेशन तो भी सुनीता होती है। बताएंगी अब आपको कि क्या है असल कहानी इस ड्रामे की और क्या चल रहा है। सुनीता, ये तो वैसे सोप है, इट्स अ लॉन्ग सीरियल। सो बेसिकली ये कहानी जो है एक फैमिली की है जिसमें 5 बहन भाई हैं, 2 बहनें 3 भाई हैं और मैं जो हूँ वो सबसे बड़ी बहन हूँ। और घर में जब जॉइंट फैमिली होती है तो आपस में लड़ाई झगड़े भी होते हैं। भाभियाँ आ जाती हैं, बच्चों की आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। अब वो चूँकि बड़ी बहन है, माँ बाप गुजर गए जब बच्चे छोटे थे और ये पालती है अपने बहन भाइयों को और इन सबको आपस में हंसी खुशी रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 भाई जो हैं वो ज़रा थोड़े बदतमीज से निकल आते हैं और एंड में आके वो जायदाद के मसले शुरू हो जाते हैं। ये बड़ी एक ऐसी कहानी है जो कि नॉर्मली बहुत सारे घरों की एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए इट्स डूइंग सो वेल, इसीलिए अच्छा भी जा रहा है। क्योंकि लोग क्या होता है, डिफरेंट थीम होती है सुनीता, दिल तो करता है हम ऐसे ड्रामे करें, लेकिन वो लोग फिर उससे रिलेट नहीं कर पाते। ऐसी कहानियों से मैं चाहे 100 दफा देख लूं, मैं भी रुक जाऊंगी और मैं कहूंगी यार ये इनका क्या मसला चल रहा है, क्या हल, कैसे हल होगा? नहीं नादिया, ऑनेस्टली मैं ये एपिसोड्स अपनी देखती हूँ, जैसे रोज आती हैं और मैं नीचे यूट्यूब पे कमेंट्स जो आते हैं मैं पढ़ती हूँ। उसमें इतने सारे लोगों ने लिखा होता है कि ये हमारे घर की कहानी है, हम इससे रिलेट करते हैं और लोग अपनी कहानियां भी नीचे मेंशन कर रहे होते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है देख के
और लोग खुश भी होते हैं और अपने अपने मशवरे भी देते हैं लोग कि भाई जॉइंट फैमिली में आप ना रहें, आप अलग कर लें, घर बेच दें, सबके हिस्से दे दें ताकि मसले ख़त्म हो जाए। लेकिन वही बात होती है, जो घर में रह रहा होता है, जो अपनी फैमिली का अफराद होता है, उसकी कोशिश एंड तक यही होती है कि जी ये मिल बांट के ही सब रहें, सब लोग आपस में खुश रहें। तो बंदा कोशिश ही कर सकता है ना। लेकिन अब उसके अंदर से कोई वैसे ऐसे भी लोग निकल आते हैं। सुनीता, आप जॉइंट फैमिली पे वैसे बिलीव करती हैं, इसका मतलब? ऑनेस्टली मैं इतना ज़्यादा नहीं बिलीव करती, क्योंकि मुझे ऑनेस्टली यही लगता है कि जॉइंट फैमिली में ज़्यादा मसले आते हैं। लेकिन हमारा पाकिस्तान का कल्चर है कि जॉइंट फैमिली में पहले तो खैर बहुत ज़्यादा लोग रहते थे, अब तो ज़रा कम होता जा रहा है। लेकिन वो कम इसीलिए होता जा रहा है ताकि लड़ाई झगड़े कम हो। हाँ, लेकिन अगर बहुत सारी ऐसी भी फैमिलीज हैं जो हंसी खुशी भी रह रही होती हैं साथ, तो वो तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है। जैसे मुझे अपनी नानी का घर याद है, मेरी नानी के घर में सब लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे और एवरी सैटरडे हम उनके घर पे जाते थे। हमें इतना मजा आता था क्योंकि सारे बच्चे बड़े सब एक साथ इकट्ठा होते थे, तो उसका एक अलग ही मजा और है। उसमें बड़ों का ना बड़ा होना बड़ा जरूरी है कि जो बड़े हों वो दिल से बड़े हों, ज़र्फ से बड़े हों, सोच से बड़े हों और सबको जी, बिल्कुल। इक्वल लेके मसले उनके Absorb सॉल्व करके करें चलें। चीज़ों बड़ा अच्छा लगता है पहले, क्योंकि अब तो हम किसी को धमकी भी नहीं दे सकते ना कि अब्बा की शिकायत लगाएंगे, अब्बा मैं जाके दादाजी को बता रही हूँ। हम किसके पास अपनी फरियाद लेके जाएं? सुनीता, मुझे ये बताओ कि ये ड्रामा, ये जो डेली आप उसको सीरीज कहें या सोप कहें, इसमें तो बहुत सारे दिन चाहिए होते हैं, शूट चाहिए होते हैं, प्रोजेक्ट ये मतलब बड़ा मुश्किल है करना। तो हाउ डू यू टेक आउट टाइम, हाउ डू यू मैनेज दिस? इसकी शूट कैसी रही? व्हाट आई डू इज नादिया कि मैं एक टाइम पे एक ही ड्रामा कर रही होती हूँ। तो ये जैसे मैंने अक्टूबर में स्टार्ट किया था इसकी शूट, और फिर ये शूट चली थी जून तक। तो मैंने उसके बीच में कोई और ड्रामा नहीं किया, बिकॉज यू सी घर भी बच्चे हैं, आपको उसके लिए भी टाइम निकालना होता है। तो मेरी कोशिश मेरी यही होती है कि मैं एक टाइम पे एक ही करूं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बीच में आ जाता है तो आपका दिल नहीं चाहता वो छोड़ने का, तो फिर आप कर भी लेते हैं, मगर वो हो जाता है मैनेज। तो कितने दिन शूट होती है, कितने मसरूफ रहती है उसके लिए? मेरे से इन्होंने वैसे 60 डेज मांगे थे, लेकिन ये ड्रामा जो है मैंने इनको दिए, फिर 75 डेज में मेरा टोटल कंप्लीट हुआ। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब तो खैर इसकी मुश्किल से आई थिंक 15 to 20 एपिसोड्स और रह गई हैं और फिर ये खत्म हो जाएगा। एक्स्ट्रा पेमेंट हुई होगी आपको फिर तो 15 दिन की मजीद या नहीं? हाँ ऑफ कोर्स, वो तो होती है ना, क्योंकि आपको पता है मैं बताऊं, हम में से तो दुआ करते हैं थोड़े दिन बढ़ जाएं। अच्छा, सही है। अच्छा, मेरा वैसे ऑनेस्टली मेरा नहीं था इसमें कि मेरे दिन बढ़े, वो इसलिए क्योंकि ये ना कहानी शुरू में बहुत अच्छी थी। हाँ। बहुत फास्ट पेस चल रही थी, लोग बहुत पसंद कर रहे थे। फिर सोप में होता ये है कि चूंकि कहानी मुख्तसर होती है तो आप उसको एपिसोड्स बढ़ाने के लिए आप उसको थोड़ा सा ना लंबा खींच देते हैं, तो बीच में कुछ चीजें होती हैं जो रिपीट हो रही होती हैं, तो लोग थोड़ा सा उससे बोर भी होते हैं। तो ये भी एक इशू है। हाँ, तो अच्छा, इसमें भी ऐसा हुआ है कि बीच में थोड़ा सा वो स्लो हो गई कहानी ना। ये मास्टर हैं वैसे हम लोग ड्रामा खींचने में, और अपना ड्रामे बहुत सारे शुरू करके बीच में खराब करने की मजबूरियां भी हैं। मुझे पता है उस्मान जो तुरसम का रोल प्ले कर रहे हैं जंजीरें, वो बहुत अपसेट हैं विद द एडिटर एंड एडिटिंग ऑफ द ड्रामा। और वो ये कहते हैं कि देखो अब, हाँ, क्योंकि अब देखिए ना आप एक इतना इंपॉर्टेंट सीन है, आपको तकरीबन वाइंड अप है, कैरेक्टर का मर्डर कर रहा है मामू का, और उसका रिएक्शन ही काट के घर का शॉट दिखा दिया, वो रो रहा है। ये कितना आर्टिस्ट आपके साथ भी हुआ होगा, कभी कोई परफॉर्म किया, चीज कट गई, तो दुख नहीं होता फिर सुनीता कि यार मेरा काम मैंने शूट किया था, काट क्यों दिया? भाई देखिए, हम लोग आपको पता है कितनी मेहनत और कितनी गर्मी में काम कर रहे होते हैं, तो कितना आपको अफसोस होता है कि आपकी मेहनत जाया गई ना। तो ये डायरेक्टर नहीं, उसने देखा होगा किसका कसूर है, किसको देखना चाहिए था? देखिए, आई थिंक कसूर सबका ही है, एडिटर का भी है, डायरेक्टर का भी है, क्योंकि फाइनल जो एपिसोड की जो होती है फाइनल एपिसोड, वो डायरेक्टर के पास एंड में जाती है, म्यूजिक वाले के पास जाती है, तो वो सब लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें। अब क्यों नहीं किसी ने वो देखा, ये तो अब मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हमारा जो काम है, हम तो अपनी एक्टिंग करके उसके बाद हम तो खुदाफिज कह देते हैं प्रोजेक्ट को। अब बाद में एडिटिंग का काम या जो भी है उसके अंदर हमारी ज्यादा से होती नहीं। बिल्कुल दुख होता है, जाहिर सी बात है। बिल्कुल ड्रामे की बात भी होती रहेगी, लेकिन अभी इससे पहले हम सेगमेंट में बात कर रहे थे रिश्तों की, और मतलब आपके भी ज़ाहिर बच्चे, आप उनको रेस करें अच्छे तरीके से, लेकिन एक वाकया भारत में हुआ और उसमें एक बच्चे ने 19 साल बच्चे ने, जो वाइब्रेंट स्टूडेंट था, मोबाइल फोन की इंस्टॉलमेंट नहीं दी थी उसके फादर ने, तो उसने वो सुसाइड अटेम्प्ट की और हो गई सुसाइड, और उसके बाप ने भी फिर उसके पीछे जान बचाने के लिए, और माँ ने भी।
तो देखिए ये तो बहुत ज्यादा पेरेंट्स के लिए बड़े एक कंसर्न की बात है अभी कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल बच्चों में कैसे उनको रेज करना है, नर्चरिंग कैसे करनी है, और आप कैसे सेल्फ हार्म का बच्चे इस एज में बोलते भी हैं, टीनेजर्स ये वो, तो ये चेंजिंग जो आ रही होती है ना इसमें, ये जो हार्मोनल चेंजेस हैं बच्चों के, आपने भी देखे होंगे, मैं भी देख रही हूँ। सुनीता, हाउ डू यू डील विद दैट? क्या करना चाहिए जब बच्चे बगैर जरूरी फरमाइशें कर रहे हो, प्रेशर डाल रहे हो? देखिए मैं ऑनेस्टली, देखिए मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, मैं तो खुद, मेरे बच्चे जो हैं वो अभी इसी एज में हैं, वो टीनेज वाली एज में। ये बड़ी मुश्किल एज है बच्चों के लिए, वही बात है जैसे आपने कहा कि हार्मोनल चेंजेस होती हैं। लेकिन मेरा सिर्फ मशवरा ये है कि आजकल का जो ज़माना है ना वो बदल गया है। अब पहले जैसे ज़माने में पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते थे बच्चों के साथ, उस तरह से स्ट्रिक्ट नहीं होना है। आपको जो भी बात करनी है वो प्यार से उनको समझानी है, क्योंकि आजकल का जो बच्चा है ना वो आपसे लॉजिक मांगता है, आप अपनी मर्जी उसके ऊपर थोप नहीं सकते। तो बस कोशिश तो यही है कि आप अपने बच्चे से प्यार से, दोस्तों की तरह उसको नहीं, गैजेट्स चीजें अवेलेबल कर देती हैं आप बच्चों को, बच्चे जो कहते हैं? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल करती हूँ। वो इसलिए देखें, अब आपको वही बात है कि जमाने के साथ चलना है। बच्चे को बिल्कुल आना चाहिए कि उसने अपना आईपैड कैसे चलाना है, उसको अपना फोन कैसे चलाना है। आप यकीन माने, मेरे बच्चे जो हैं वो 11 साल के थे तो मैंने उनको फोन दे दिया था। देखिए वो मेरी भी मजबूरी थी, क्योंकि मैं और हसन दोनों कभी कभार एक साथ भी काम पर होते हैं, तो हमें इन टच भी रहना है बच्चे के साथ। तो वो एक आई थिंक नेसेसिटी बन गई है फोन जो है, हमारे लिए वो जरूरत बन गई थी, तो हमने दिया। हाँ, ये है कि हम प्यार में उनको जरूर थोड़ा सा, एक होता है ना एक नजर रखना, हम नजर जरूर रखते हैं कि वो लोग क्या देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। लगा। मैं यही बात कर रही थी कि ये अब 19 साल के लड़के की बात हो रही है, ये इस एज में फोन इज नॉट ये लग्जरी सिर्फ नहीं है, ये एक नेसेसिटी बन गई है आजकल। स्मार्टफोन चाहिए बच्चों को, वो कैसे काम करें, कैसे कम्यूट, और पढ़ाई भी उसकी ठीक जा रही, लेकिन फिर उसके या तो आप देखिए नादिया, आपको पता होगा कितने सारा जो हमारा होमवर्क है बच्चों का, वो तो फोन पे आ रहा होता है, वो तो गूगल क्लासरूम्स पे आ रहा होता है। तो अगर आपके पास फोन नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे? और बच्चे सब जो प्लान्स बना रहे हैं, इवन पढ़ने के भी जो है ग्रुप स्टडी वगैरह, सब फोन पे कहेंगे, बारे तुम्हें मैसेज दिया था तुमने देखा नहीं, भाई मेरे पास तो फोन नहीं था, बच्चा मिस आउट करता है। अच्छा सुनीता, थोड़ा सा ये टीवी की तरफ अगर आए, थोड़ी सी लाइट बातें भी करें, ये तमाशा शो के बारे में बताओ। ये पहली दफा मैंने तमाशा देखा है कि इतना वायरल हो रहा है उसके कैरेक्टर्स को। अगर आप, मैं शो नहीं देखती लेकिन मैं क्लिप्स में देखती हूँ, आप कितना एंजॉय कर रहे हो और कौन से कैरेक्टर्स को, हाँ, किन कैरेक्टर्स की वीडियो देख के आप कह रहे हो यार ये क्या हो रहा है? नहीं, आई एम सो सॉरी, मगर मैं नहीं बिल्कुल भी फॉलो कर रही, तो आई हैव नो आईडिया अबाउट तमाशा। नहीं देखी कोई, मैंने 1-2 क्लिप्स देखे थे। एक कोई थोड़ा वायरल हो रहा था डॉक्टर जी का, वो कुछ लड़ाई हो रही थी बब्रिक की और उनकी, वो मैंने बस थोड़ी सी देखी थी, अदरवाइज मैंने नहीं फॉलो किया। मैं भी क्लिप्स ही देखी। वैसे अगर तमाशा की ऑफर आया आपको सुनीता? ऑनेस्टली जब ये फर्स्ट था तमाशा तो हमें जे का फोन आया था मुझे और हसन को, तो वो कह रहे थे कि हम आ जाए, लेकिन हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, अपने बच्चों को इतने दिनों तक छोड़ के जाना और मुश्किल हो जाता ना, तो हम नहीं कर सके। सही। और वैसे अगर आप इस होने चाहिए ऐसे शोज, तमाशा जैसे? देखिए मेरा तो टेम्परामेंट नहीं है ऐसे शोज का, तो मैं अपने लिए तो कहूंगी कि नहीं, लेकिन व्हाई नॉट? देखिए एंटरटेनमेंट है ना, बहुत सारे लोग एंजॉय करते हैं, तो उनके लिए तो एंटरटेनमेंट है, तो होना तो चाहिए ना, क्यों नहीं? अच्छा, जिनको मजा आता है वो देखे, जिनको नहीं मजा आता वो नहीं देखे। आप और हसन प्रोडक्शन, ड्रामे बनाना, उसकी तरफ कुछ रुझान, शौक, इंटरेस्ट? अरे नहीं, बहुत मुश्किल काम है। देखिए मैं, पता है क्या, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे इंडस्ट्री में जो सिंगल प्रोड्यूसर्स है ना, वो बहुत मुश्किल में, जो जिनकी प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो तो फिर भी चलो रोलिंग में रहते हैं उनके पैसे ना, लेकिन जो सिंगल प्रोड्यूसर्स हैं जिनके पास सिर्फ इतने पैसे हैं कि वो एक ड्रामा बना लें और फिर वो इंतजार करें कि जी उसके पैसे मिल जाएं और फिर वो दूसरा बनाए, वो बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए हम थोड़ा सा दूर ही भागते हैं इन चीज़ों से। सही। और कोई ड्रामे देख रही है? अभी आजकल बड़े मजे के ड्रामे चल रहे हैं, आर यू फॉलोइंग एनी सीरियल? मैं वही शॉर्ट्स में ही फॉलो करती हूँ। आई थिंक जंजीर इज डूइंग रियली वेल, एंड शदाई, एंड वो बहुत अच्छा है ना, एहसन खान एंड सॉरी आपकी इज्जत, आपकी नाम भी है ना, आपकी इज्जत, देख रहे हैं आप? आपकी इज्जत। अच्छा, व्हाट अबाउट दर निजात? उसमें जो कॉन्सेप्ट है कि प्री मैरिटल बच्चों की इंटीमेसी और उसके बाद
फेथ का जो है एक टेस्ट और सर्च फॉर द रियलिटी स्पिरिचुअल सब उसमें जो दिखा रहे हैं मेहर अहमद का जो क्लासिक स्टाइल है उस पर जो तनकीद है कि जी ये क्या ड्रामों में आप दिखा रहे हैं, अच्छा कि दिखाया कुछ भी नहीं है, मतलब पता नहीं सिंबॉलिक ही है, लेकिन देखिए हमारे यहाँ तनकीद की क्या वजह है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ना आधे से ज्यादा पेरेंट्स ना अपने आंखें और कान जो है ना वो बंद कर लेते हैं जब ऐसी कोई बात आती है। ये आजकल हमारी सोसाइटी में बल्कि आजकल नहीं, मैं कहूँगी ये बहुत पहले से ये है चीज़, यू नो, प्री वेडिंग इंटीमेसी है हमारे यहाँ, बहुत छुपी ढकी होती है, लोग इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन इट इज़ अ रियलिटी। आई डोंट नो कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है, लेकिन ये है चीज़। अब इसको चूंकि टीवी पे लेकर आए तो इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, जो कि मेरा ख्याल है होनी भी चाहिए, क्योंकि आप कोशिश यही करते हैं ना कि आप अपने बच्चों को शुरू में ही समझा दें कि ये गलत है और ये सही है। अच्छा, मेरा एक और इख्तलाफ है नादिया, मैं ये कहती हूँ कि जब आप ड्रामे देखते हैं उस पर बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं कि आप बच्चों को क्या तरबियत दे रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि देखिए, आप जो ड्रामे हैं उसका टाइम ऐसा है, अब आप लेट नाइट भी देखते हैं, राइट, आप यूट्यूब पे देखते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को ये ड्रामा नहीं देखना चाहिए तो आप अपने बच्चे को वो ड्रामा नहीं दिखाएं। सही, बिल्कुल। आप बच्चे को सोने भेजें ना, उसका कल स्कूल है, उसको सोने भेजें, फिर आप ये ड्रामा देख लें। अगर आपको लगता है हाँ भाई ये ड्रामा अच्छा है, ये बच्चे को देखना चाहिए, तो आप दिखाएं। हाँ, और YouTube स्टैट्स बता रहे हैं 25 से 45 साल की उम्र की औरतें देख रही हैं। नहीं, अब ये मुझे बताएं कितनी नन्ही हैं ये, कि ये कौन क्यों खराब हो जाएंगी? क्या इन पे बुरा असर? खराब के अलावा हमारे यहाँ लोगों को ना थोड़ा कमेंट्स देने का ज्यादा शौक है। हाँ। तो वो बस उनके जहन में जो भी आती है ना पहली चीज, वो फौरन से कमेंट लिख देते हैं। वो अलग बात है कि बाद में वो अगर सोचें सही तरह उस बारे में कि क्या ये वाकई सही भी हो रहा है या गलत हो रहा है। देखिए, हमारे यहाँ जो ड्रामे बनते हैं वो बहुत ज्यादा रियलिटी से क्लोज होते हैं, तो अब ये भी एक रियलिटी तो है ना। नहीं, अगर सुनीता मुझे बताइए, ये रियलिटी है और दीगर रियलिटीज भी, आप ये समझती हैं कि सब कुछ ड्रामे में सब दिखाना चाहिए? अरे दिखा जिसको जो नहीं रहे। देखना है, नहीं यानी कि नहीं, किसी भी उस टॉपिक issue को पे आप बात हो रही टैकल है। कर लें। भाई, किसी भी आपके इश्यूज है ना, आपकी सोसाइटी के इश्यूज हैं, आप सोसाइटी के इश्यूज जो है वो ड्रामे के थ्रू ही बता रहे हैं ना। सही है, सही। बल्कि अब आपकी मर्जी है क्या आप उस इशू को देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। बल्कि नॉर्मलाइज नहीं कर रहे। इसमें हीरो जो आपका इतना मॉडर्न है वो कह रहे हैं मुझसे बड़ी गलती हो गई। लड़के कहाँ समझते हैं? आपके नॉर्मल बच्चे इसको गलती नहीं समझेंगे, वो कह रहे हैं गुनाह हो गया। ये तो बड़ी प्यारी बात है कि आप ये तो बुराई अच्छी बात है को ना बुराई कि वो दिखा रहे हैं। realize कर रहे हैं कि ये गलत है। बुराई को बुराई तो करो। उसको आप अगर पॉजिटिव तरीके से सोचें तो आपको तो एक लेसन मिल रहा है ना उसमें, बिल्कुल सही। कि जो चीज गलत है उसने गलती की और अब वो उस गलती की माफी भी मांग रही है ना कि मैं मुझसे गलती हो गई तो मुझे माफ कर दें। तो ये तो एक लेसन ही हुआ ना। तो अब जो दूसरे लोग देख रहे हैं वो तो यही सोचेंगे ना कि यार हमने ये गलती नहीं करनी है। यानी ये कंप्लीट मैसेज दे दिया कि बुराई को कंडेम किया गया। बिल्कुल सही बात है, ये ठीक है। हाँ। सो यार मुझे बताएं कि बेबी बाजी 3 के बारे में लोग पूछते हैं कि सुनीता आ रही है आपके शो पर, तो ये पूछेगा जरूर कि आ रहा है, कब आएगा, आप चाहती हैं? नहीं, देखिए, बेबी बाजी की जो कहानी है ना वो भी एक मुख्तसर कहानी थी, जो कि सीजन 1 की कहानी थी, मेन जो कहानी थी वो हो गई। अब सीजन 2 जो है वो चूंकि ऑडियंस के पुरजोश इसरार पे बना था, क्योंकि सीजन 2 का कोई इरादा नहीं था, लेकिन चूंकि लोगों को इतना पसंद आया और इतने लोगों ने मैसेजेस किए कि सीजन 2 बनना चाहिए, तो जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं आई ड्रीम्स, अब्दुल्ला सेजा, उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं, अगर ऑडियंस इतना चाह रही है तो हम सीजन 2 बनाते हैं। लेकिन सीजन 2 जो है अच्छा था, लेकिन उतना अच्छा नहीं गया जितना सीजन 1 था, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कहानी बन गई ना। तो इसलिए सीजन 3 की भी कहानी होनी नहीं चाहिए। अब आप देखें उसके अंदर माँ बाप जो थे, बेबी बाजी और वो सब तो इंतकाल कर गए। तो उसके बाद जी जमाल जो हैं वो भी इंतकाल कर गए थे कैरेक्टर में, तो फिर बचा पीछे थोड़े से लोग तो बचे। तो कहानी को ना ड्रैग करने के बजाय उसका जो मजा था ना
वो मेरा ख्याल है वो बरकरार रहना चाहिए। अब कितने 3 साल हो गए, उसके बावजूद लोग जो है वो याद करते हैं हाँ, बेबी लेकिन बाजी को। यू राइट कि वो तो कंक्लूड हो गई, उसके आगे या तो उसके पीछे का लेकिन फिर भी अगर ऑफर आती है आपको तो आप मना कर देंगे, आप कहेंगे नहीं अभी देखिए डिपेंड करता है, अगर तो उन्होंने कहानी वाकई इतनी अच्छी बना दी हो, क्योंकि जाहिर सी बात है हम भी तो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं ना पहले, तो आपको अंदाजा हो जाता है, तो अगर वाकई बहुत अच्छी हुई तो आप कंसिडर कर भी सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि अब उसकी कहानी में और कुछ बचा नहीं है, तो सीजन 3 नहीं आना चाहिए। सही कह रहे हैं, क्या बात की आपने सुनीता, थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आता है आपसे बात करके, प्लीज यहाँ शो पे आए। और वो हमारा इंट्रोडक्शन याद रखिएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, आफिया जो, अच्छा आफिया को सलाम देना फिर। और दूसरा भी तो है, वो क्या नाम है, अहमर तो है ही, अहमर को भी। लेकिन आफिया को हमारा खास प्यार और सलाम। उससे बोलो ये मुझे बताओ तुम मतलब ये क्या, ये जेमिनी पे वो क्यों आ रही है हर तरफ, जरा पूछना क्या 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 सेटिंग की है उन्होंने, जरा बताइए जेमिनी को क्या प्रॉम्प्ट मिला। थैंक यू सो मच। नहीं तो अब आप ऐसा करें ना, आप असल आफिया से इंटरव्यू करें और उनसे बात करें। अब तो बनता है, ठीक है, वो आफिया से, हाँ मतलब अपना क्रेडिट भी ले रही है, सुनीता का भी। हाँ ये तो मैं होने नहीं दूंगी, मैं कच्ची पे काम बात करूंगी, छोड़ूंगी नहीं। चलो ओके, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया सुनीता, आपने वक्त दिया मेरा। थैंक यू। अच्छा ऑलवेज बड़ा हमारे अच्छा शो में कुछ ना कुछ हैपनिंग होता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, है ना? ये तो होना था, ये तो करवाया है। सही। थैंक यू। अच्छा, शो देखने का शुक्रिया, अपना फीडबैक देते रहिएगा। नादिया और ज़ुहैब को इजाजत दीजिए, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।